मेरी तो चल जाएगी। सभी को नमस्कार, एक होकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तब जबरदस्त होंगे। आज के सेशन में सभी बच्चे फटाफट से आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए। हम सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है बच्चे, हम सेशन की शुरुआत करते हैं फिर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। जल्दी से आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए, लेकिन है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए। अब यहां से कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। फटाफट आए क्या बच्चे, फटाफट आए। एक बार जल्दी से शेयर करें। सारे बच्चे अभी तक नहीं आ पाए हैं, और जब तक सारे बच्चे नहीं आएंगे मजा नहीं आएगा बच्चे ना, बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं आएगा, कतई मजा नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहां से सीधा बाईपास सर्जरी होती हुई, चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलो बेटा, प्रियंका जाटव जी नमस्कार। थोड़ा सा मैं आपके कमेंट को बड़े कर लेता हूं ताकि आसानी से मैं देख पाऊं कि क्या कमेंट आपके चल रहे हैं। लो फिर हम आ गए। नरेंद्र सिंह चारण, वेलकम डियर, वेलकम वेलकम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डॉग दूसर जी, बहुत अच्छी बात। सभी बच्चे नहीं जुड़े हैं भाई, जल्दी से जुड़ जाए। आई एम फाइन। विजेंद्र जी, विनोद गहलोत साहब हमसे जुड़े हैं आज। मैं भी चाय पी रहा हूं सर, बिल्कुल पिए। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो सभी बच्चे ऑलमोस्ट आ चुके हैं अपने पास, बहुत अच्छी बात है ये। और एक बार जितने स्टूडेंट्स हैं फटाफट जल्दी से आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा आप शेयर कर दो, मैं भी शेयर कर देता हूं। रीड ग्रेड सेकंड, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स। एक बार बताइए, क्लास का नोटिफिकेशन किस किस के पास नहीं आया आज का? जल्दी से बताइए, क्लास का नोटिफिकेशन किस किस के पास नहीं आया आज का, और किस किस के पास आया है ये भी बता दे, ताकि मुझे ये अपडेट रहे कि नोटिफिकेशन भी यूट्यूब दे रहा है या सो रहा है, क्योंकि गर्मी बड़ी है ना, तो वो भी सो सकता है। चलिए जी बच्चे, अब चाय पी लेते हैं। नहीं आया आज सर, हमारे पास भी नहीं आया आज। क्या बात है, यूट्यूब वाला सो गया भाई, नींद आ गई। चलिए, सबसे पहले तो आपको यह बात बता देता हूं कि आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है। सबसे पहले यहां पर जिस टॉपिक को हम डील कर रहे हैं वो क्या है, वो है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, ये अपना टॉपिक है। ठीक है, ये क्या है, अपना टॉपिक है। और यहां पर इस टॉपिक को हमने काफी अच्छे तरीके से और काफी अच्छे लेवल पे जाके हमने कंप्लीट कर लिया है। और कई सारे प्रिंसिपल्स हमने देखे हैं जो टीचिंग इंग्लिश के हैं। काय के हैं? टीचिंग इंग्लिश के हैं। सर शेड्यूल से करेक्ट 4 बजे आ जाते हैं क्लास में। बिल्कुल, कोशिश क्या करें, अगर नहीं भी आता है तो यूट्यूब पे जाए, एडुपत आचार्य क्लासेस सर्च करे, और जो भी लाइव चलती है उस पर क्लिक कर ले, उसमें अपनी क्लास आ जाएगी बेटा। इसकी आप कोशिश क्या करें तो काफी अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल्स में हमने कई सारे प्रिंसिपल्स देख लिए हैं, अगर आपको पता होगा तो मैं और बता देता हूं। यहां पर प्रिंसिपल, अब जल्दी से सब एक एक प्रिंसिपल का नाम सेंड करेंगे। अगर नाम सेंड कर दिए तो मैं समझूंगा कि आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, नेचुरलनेस बिल्कुल सही है। इसके बाद जल्दी से बताओ सभी, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ये भी है भाई। उसके बाद फिर देखो यहां पर, ये सब ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद फिर देखो प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ठीक है। और इसके बाद फिर बताओ कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ
इमिटेशन के बाद क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही जवाब दिया है, हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इसके बाद में आपसे बात करूं अगर, तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग भी ये होता है, ठीक है। और फिर मैं बात करूं आपसे यहां पर, तो फिर यहां पर आ गया प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, और फिर यहां पर मैंने बात करी है आगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, और फिर मैं आगे बात करूं अगर यहां पर, तो यहां पर फिर आ गया प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी, इसी फोनोलॉजी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ओरल, ये भी तो है भाई। जल्दी से बताएं कौन सा बच गया, फटाफट बताएं। लर्निंग बाय डूइंग आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। कौन सा बच गया आप जल्दी से कौन बताएगा? यहाँ पे नेचुरलनेस आ गया, मोटिवेशन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, इमिटेशन आ गया, हैबिट फॉर्मेशन आ गया, लर्निंग बाय डूइंग आ गया, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस आ गया, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस आ गया, प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी आ गया, प्रिंसिपल ऑफ ओरल आ गया। जी बिल्कुल, एक ये बच गया भाई, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच, ठीक है, लिख देता हूं अप्रोच। और बताएं अब कौन सा बच गया, कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही है, एक ये भी बच गया भाई, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, और एक और बच गया प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। क्या आ गया यहां पर? प्रॉपर ऑर्डर। लो जी, ये इतने सारे प्रिंसिपल लिखा दिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन आ गया। सिलेक्शन की बात तो आज करने वाले हैं अपन, है ना, सिलेक्शन की बात तो आज करने वाले हैं अपन, तो वो कोई बात नहीं है। जल्दी से फटाफट से बाकी सभी बच्चे भी आ जाए। ये सारे के सारे प्रिंसिपल अपने कंप्लीट हो गए। कोई बच्चा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन भी हो चुका है। और यहां से थोड़ा सा और कमेंट बड़े करते हैं, अब आएगा मजा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश। विजेंद्र प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर कर दिया है। माया जी खान से हिंदी की क्लास, कहां से है हिंदी की क्लास? बिल्कुल बेटा, सारी क्लासेस यही लगेगी। जल्दी ही ताराचंद जी सर वापस ठीक हो जाएंगे, आजकल की उनकी तबीयत है तो वो बिल्कुल ठीक है। सर इनकी पीडीएफ कैसे मिलेगी? भावना कश्यप जी मैंने पीडीएफ बता चुका है। प्ले स्टोर पे जाए, एडुपत आचार्य सर्च करें, क्या एडुपत आचार्य, और उसके बाद में आप जो भी ऐप आएगा तो अपना लोगो ध्यान रखें, अपने चैनल पे जो लोगो लगा हुआ है वही ऐप पे मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल कर ले और जिस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। वहां पर कई सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेगी और भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाया करेंगे। बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, अब इसको लिखेंगे कहां यार? यहां पे लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिखा मैंने? प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, क्या लिख दिया? प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। लो बेटा, तो यहां पर मैंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की अब बात करूंगा, अभी तक बात नहीं करी है। ओके सर, थैंक्स, कोई ना, बात समझ में आ गई। तो ये सारे के सारे सिद्धांत है। अगर इन सभी सिद्धांत का यूज करोगे और आप बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करोगे, तो इन सभी सिद्धांत का यूज करते हुए अगर आप किसी भी बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, किसी भी बच्चे को आप टारगेट लैंग्वेज पढ़ाते हैं, किसी भी बच्चे को, नमो नारायण मीना जी, जिसके भी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप मैसेज करें, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी, ठीक है, ठीक है। यहां पर जो भी एरर आपको शो हो रहा है 7742157800, इसके ऊपर आप आराम से अपनी समस्या को सेंड करें, सब समाधान हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले ताकि नंबर आपके पास रहे। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे अपने क्या है? ये सारे के सारे हैं अपने भाई साहब प्रिंसिपल्स। क्लियर हो गया यहां तक की बात? मेरे ख्याल से खूब है। लाइक तो कर दो सभी कम से कम। बाबा जी ऑफिशियल जी, देखिए बेटा लाइक तो कर दो, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है, पर बच्चे जो आपको बता रहा हूं वो आप नहीं कर रहे हैं। लाइक से तो लोग कुछ नहीं होगा, लेकिन शेयर जरूर किया करें आप अपनी, जो भी फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, कि रवि आचार्य सर यहाँ पर पढ़ा रहे, हैशटैग रवि आचार्य सर, हैशटैग इंग्लिश, हैशटैग रीड, ऐसा लिखकर आप जरूर सेंड करें। एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ा रहे हैं रवि आचार्य सर, तो ऐसी सारी छोटी मोटी बातें हैं।
छोटी, देखो एक दिन में कुछ नहीं होता पर एक दिन जरूर होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता पर एक दिन जरूर होता है। तो यही चीज अपनी धारणा है। और आज ही बुक वाले सर से बात हुई है अपनी, तो बुक मंडे ट्यूसडे तक प्रिंट हो जाएगी कंप्लीट और मार्केट में आ जाएगी, इतनी सारी बात हुई है मेरी उनसे। फिर ग्रेड सेकंड में अपन उसी को ही क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। यहां तक की बात आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं क्या, फटाफट बताऊं, जल्दी से बताऊं, बहुत बढ़िया है। तो इतने सारे प्रिंसिपल से, अगर इन प्रिंसिपल के सपोर्ट से, इनके सपोर्ट से हम किसी भी लर्नर को, इनके सपोर्ट से अगर हम किसी भी लर्नर को, लर्नर के साथ साथ किसी भी चाइल्ड को, किसी भी चाइल्ड के साथ साथ किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट के साथ साथ किसी भी पीपल को अगर हम लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी कौन सी लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, या तो फॉरेन लैंग्वेज की बात करूं, या फिर मान लीजिए आप उसे सेकंड लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, अपने यहाँ पर जो इंग्लिश है सेकंड लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप उन्हें इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, या फिर यहीं पे एक और नाम आता है इसका, टारगेट लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, टारगेट लैंग्वेज सिखाना चाहता है, तो जल्दी से जल्दी वो लैंग्वेज सीख सकता है अगर आप इन सभी प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए सिखाते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई समस्या तो बताए जल्दी से, यहां तक कोई आपत्ति हो तो जल्दी से बताए, और नहीं आपत्ति हो तो कंटिन्यू चले, फिर है ना, नहीं आपत्ति हो तो क्या चले बेटा, कंटिन्यू चले। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे शाबाश। चलिए आ जाओ जल्दी से, जल्दी आ जाओ बेटा, इतना टाइम ना 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 ना, ठीक है। तो यहां से ये पूरा भूचाल आया है यहां पे, और इन सबके सपोर्ट से कोई भी इंसान कौन सी लैंग्वेज सीख सकता है इन सिद्धांत का फॉलो करते हुए, लर्नर, चाइल्ड, स्टूडेंट, पीपल, फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज सीख सकता है। यहां तक का बात क्लियर है तो जल्दी से थंब का निशान सेंड कर दो। खम्मा गणी जी, नीता कंवर जी, खम्मा गणी, नरेश चौधरी जी, बिल्कुल, महेश शेखावत जी एंड दिवेश जी, सर जी कर दिया शेयर, कांता कंवर थैंक यू बेटा, शेयर करें क्योंकि आपके साथ मैं पूरे दिल से जुड़ा हुआ हूं, आपके लिए वास्तविकता के साथ मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं और कुछ नहीं है। जल्दी ही बुक भी होगी और बुक का सोल्यूशन मैं खुद ही कराऊंगा, बिल्कुल, उस सोल्यूशन का भी आपको कोई नहीं चार्ज देना पड़े, ठीक है। आपके आसपास मार्केट में बुक मिल जाएगी, वहां से आप बुक ले लेना, नहीं मिलती है तो मैं ऐसी सुविधा कर दूंगा कि आप तक मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब चले आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश। बस एक बार अपनी क्लास 100 क्रॉस हो जाए, 100 क्रॉस होने के बाद फिर देंगे। दूसरी बात ध्यान रखना, एक बात और, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और सुन ले, रीट का मैराथन होगा, रीट का मैराथन क्लास है, और मैराथन क्लास में जो CLT थोड़ा सा अधूरा है उसका पार्ट 2 पूरा होगा, पार्ट टू पूरा होगा रीट वालों के लिए और ग्रेड सेकंड के लिए, और रीट वालों के लिए मैराथन क्लास होगी, या मैराथन तो क्या विशेष क्लास होगी, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, मॉर्निंग के अंदर 11 बजे से 12 बजे तक आपकी इंग्लिश की क्लास होगी बच्चे, क्या आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, जिसको मैं यहाँ पर CLT को क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। इसके अलावा अगर कभी इंग्लिश की क्लास देनी पड़ी और तो आपको उस टाइम पे इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी। सर गुजरात में अभी भी दंगे क्या, आज संडे तो लेट टाइम मत रखना, नहीं जी, सुबह 11 बजे का टाइम रखा है संडे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इवेंट मैं जल्दी ही बना के शेयर कर दूंगा और आप भी अपने अपने कॉन्टेक्ट में शेयर कर देंगे, और अपना मिशन होगा कि 11 बजे वाली क्लास में 100 वॉचिंग का, ठीक है बच्चे। तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर देना, मैं इसके थंबनेल आज बनवा दूंगा। अब बारी आती है आगे, अब सबसे बड़ा प्रिंसिपल आ गया यहाँ पर, जिसे किस नाम से जाना गया, प्रिंसिपल, क्या लिखा गया, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, क्या लिखा गया, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के साथ साथ लिखा गया ग्रेडेशन, और ग्रेडेशन के साथ साथ लिखा गया प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रेजेंटेशन यहां पर संडे को होगी क्या ये क्लास, बिल्कुल, संडे को CLT वाली क्लास सुबह 11 से 12 होगी, फिर CLT अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अब यहां पर सिलेक्शन को लेकर, किसको लेकर बात कर रहा हूं, सिलेक्शन को लेकर। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या होता है, तो एक बात ध्यान दे,
सबसे पहले कि ये प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या है, मेरी बात ध्यान से सुने बेटा। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ये है कि एक बात बता रहा हूं, भाषा कोई इतनी सी तो है नहीं, इतनी सी लैंग्वेज थोड़ी ना होती है कि आदमी सीख जाएगा यार। लैंग्वेज तो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब लैंग्वेज अनलिमिटेड है तो आप बच्चे को जल्दी पूरी की पूरी भाषा कैसे सिखा दोगे? आप कैसे सिखाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? जैसे कहते ना 3 महीने में अंग्रेजी सीखिए, तो जब 3 महीने में अंग्रेजी सिखाएगा तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी कि 3 महीने में अंग्रेजी ऐसी सिखा देगा कि भाई वो पूरी की पूरी भाषा ही समझ जाएगा। नहीं समझेगा ना, बिल्कुल नहीं समझेगा, वो कतई नहीं समझेगा। तो पूरी की पूरी वो लैंग्वेज कभी भी नहीं सीख सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं सीख सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर? जी हाँ। तो फिर टीचर को क्या करना चाहिए? यही तो बात है, सिलेक्शन अच्छा करना चाहिए। आप अगर सिलेक्शन अच्छा करते हो तो बच्चा जल्दी सीखता है। अब सिलेक्शन किसका करना चाहिए? वर्ड्स का कलेक्शन। वर्ड्स का जो सिलेक्शन होगा या कलेक्शन होगा वो अच्छा होना चाहिए। सर ये कलेक्शन कैसे होगा अच्छा? क्या होगा? मतलब ऐसे हो कि कोई भी एक वर्ड वो किसी भी स्टूडेंट को समझाए या सिखाए, कोई भी एक वर्ड वो किसी भी स्टूडेंट को सिखाए या समझाए। इस एक वर्ड के चक्कर में उसे 10 वर्ड याद होने चाहिए, 10 वर्ड्स याद होने चाहिए। मतलब वर्ड तो सिखाओ आप एक, और आपने तो एक सिखाया है लेकिन इसके बदले में उसने 10 सीखा है, उसके पास 10 वर्ड याद हो गए। या फिर एक वर्ड ऐसा सिखाओ जो वो 10 जगह यूज कर सके। तो सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए, अगर आपने एक वर्ड सिखाया 10 जगह काम में आए। मान लो आप 100 वर्ड सिखाते हो, 100 वर्ड्स उस बच्चे को सिखाते हो, तो 100 वर्ड सिखाओगे तो उसके पास कितने वर्ड्स हो जाएंगे टोटल? 1000 वर्ड, 1000 हो जाएंगे। 1000 वर्ड वो सीख लेगा। तो अगर सिलेक्शन आप अच्छा करोगे तो बच्चा आसानी से और अच्छे तरीके से लैंग्वेज को सीख पाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां तक की बहुत अच्छी बात है। आप सभी के अच्छे खासे कमेंट आए हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, कतई मजा आ गया। चलिए जी, चलिए, एकदम सही बात है, एकदम मस्त बात है। बाकी सभी जल्दी से जल्दी शेयर किया करें इसको यार। सर हम तो एग्जामपुर चैनल में भी आपकी क्लास देखे थे। बिल्कुल पता है मुझे, काफी सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी बताया करें यार कि बाकी स्टूडेंट्स कहाँ है। अगर कोई टच में है तो रवि आचार्य सर अब वहां पर पढ़ाते हैं, ये बात तो आप ही बता सकते हैं ना, मैं तो कहीं कहाँ से बताऊंगा उनको, नहीं बता पाऊंगा ना जी। बिल्कुल, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें इस चीज का। सिलेक्शन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, सिलेक्शन कैसा होना चाहिए सुनना, यहां पर पढ़ना। सबसे पहले सिलेक्शन यहां पे लिख दिया है मैंने, अब ध्यान दे इधर। सिलेक्शन ऐसे वर्ड्स का हो, सिलेक्शन कैसे वर्ड्स का हो? सिलेक्शन ऐसे वर्ड्स का हो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। ये लो, इस वर्ड को क्या कहते हैं, मैं इसकी भी बात करूंगा आपसे, अच्छे से बात करूंगा, आप घबराएं नहीं, इसकी भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं। मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? मतलब क्या होता है भाई, एक ही वर्ड बार बार यूज हो। एक ही वर्ड अगर बार बार यूज होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई भी चीज बार बार होती है तो उसे फ्रीक्वेंट वे बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक वर्ड ऐसा सिखाओ जो बहुत सारी जगह यूज हो। तो आपने एक ही वर्ड सिखाया पर वो बहुत जगह यूज करेगा, यही भटक रहा था सब रास्ते में। और ये किरण चौधरी अब आइए ना, ये कोई बात नहीं किरण चौधरी जी, बिल्कुल बिल्कुल दे दिया ना धोखा ना, ऐसी बात है, मतलब है, कोई बात नहीं है। अरे रेगुलर आया करो, रेगुलर। इनके पापा को फोन लगाओ, एडिटर महोदय जी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर यहां से देखिए, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं रेंज को लेकर। सर ये रेंज क्या होती है? अब रेंज आप समझेंगे कि रेंज क्या होता है, मैं बताता हूं रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब होता है बेटा, जैसे ये मान के चलिए, क्या मान के चलिए, ऐसे मान के चलिए, हम कहते हैं ना कि यार नेटवर्क रेंज में नहीं है, तो उसका जो भी टावर है वो टावर रेंज में, फोन रेंज में नहीं है क्योंकि नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। तो आपको क्या करना है, रेंज का मतलब क्या होता है? ज्यादा दूर जाना। तो किरण चौधरी जी कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको क्लास का पता तो रहता है ना कि क्लास अपनी 4 से 5 होती है, तो 4 बजे एग्जैक्ट आया करे, चैनल को खोल दिया करे, या फिर मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें ऐड हो जाए। अपना नाम सेंड कर दे मुझे, अपना नाम सेंड कर दे यहां पर, और कह देना कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, वहां पर मैं क्लास शेयर करता हूं। 4 बजे बिल्कुल उस ग्रुप को खोल के देख लिया करो, इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो वर्ड की रेंज ज्यादा होनी चाहिए
इसका मतलब ज्यादा पहुंच होनी चाहिए। इसके बाद फिर यहां पर देखो, फिर यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा और इस वर्ड का नाम है कवरेज। ये लिखा मैंने कवरेज। अब कवरेज किसे कहते हैं भाई? एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा चीजों को कवर करे। एक ही वर्ड कैसा होना चाहिए जो ज्यादा चीजों को क्या करे? कवर करे। अगर वो ज्यादा चीजों को कवर करेगा तो उसकी कवरेज अच्छी होगी। आप एक वर्ड सिखाओगे वो बहुत सारे वर्ड सीख लेगा। बात समझ में आ गई? अच्छी ज्यादा चीजों को कवर करेगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो एक और वर्ड सामने आता है लर्नेबिलिटी। ये लर्नेबिलिटी क्या होता है इसकी भी बात कर लेते हैं बच्चे। लर्नेबिलिटी का मतलब होता है कि लर्न करने की एबिलिटी। जितनी लर्न करने की एबिलिटी हो स्टूडेंट की उतना ही सिखाओ। रेंज और कवरेज में अंतर क्या है बेटा? रेंज होता है एक ही वर्ड का बार बार हर जगह यूज होना, और कवरेज का मतलब होता है एक वर्ड को ज्यादा चीजें कवर करना। अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा ना, घबराए नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखो, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये जो सिलेक्शन लिखा हुआ है, और किसका सिलेक्शन होना चाहिए? एक चीज यहां पर देखे बच्चे, ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान से देखे, इसे बोलते हैं टीचेबिलिटी। और टीचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? टीचेबिलिटी का मतलब होता है पढ़ाने की योग्यता। मतलब एक टीचर पढ़ाने की योग्यता के अनुसार पढ़ाए, गलत चीजें ना पढ़ाए, सही चीजें पढ़ाए, अपने कंटेंट के ऊपर काम करे। यहां पर एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू टीच। बात समझ में आ गई? जी हाँ। और इसके बाद एक और चीज आती है यहां पर, और इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। क्या होता है इसका मतलब? उपलब्धता होता है। तो यहां ओहो, चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा एक हो गया, उपलब्धता इसका मतलब है। इसका मतलब क्या है? उपलब्धता। तो सिलेक्शन इन सब चीजों को मायने या ध्यान रखते हुए लेना चाहिए। अच्छा सा डिजाइन बना दिया ना, हर चीज याद हो गई। सबसे पहले सिलेक्शन में क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी। उसके बाद सिलेक्शन में क्या होनी चाहिए? रेंज। उसके बाद मतलब ऐसे वर्ड का यूज करे जो फ्रीक्वेंटली ज्यादा यूज हो, ऐसे वर्ड का यूज करे जिसकी रेंज ज्यादा हो, ऐसे वर्ड का यूज करे जो कवरेज हो, कवरेज का मतलब जो ज्यादा चीजों को कवर करे, ऐसे वर्ड का यूज करे जो लर्नेबिलिटी हो, ऐसे वर्ड का यूज करे टीचेबिलिटी हो, और मतलब टीचेबिलिटी होना चाहिए। और इसके बाद यहां से क्या होना चाहिए? अवेबिलिटी, मतलब उपलब्धता। अब हम एक एक वर्ड को यहां पर डील करने वाले हैं। क्या? एक एक वर्ड को हम आसानी से डील करने वाले हैं। सबसे पहले इतना अच्छा डिजाइन बनाना है, एक बार सभी थंब के निशान सेंड करो बेटा, एक बार सभी थंब के निशान सेंड करो ताकि मैं समझ जाऊं कि मजा आ गया आप सभी को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताए लेकिन। चलिए, शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। यहां से चलिए, तो यहां से अब नेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए बेटे, बाकी सभी जल्दी से आ जाए भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आ ही नहीं पाए अभी तक, पता नहीं कहां ढूंढ रहे हैं। जल्दी से आ जाए, फटाफट आ जाए, जितना जो सही है सर। यूजफुलनेस, ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया बात है। चलो, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या? एक चीज और ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब इस फ्रीक्वेंसी की यूज करता हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक ही वर्ड का बार बार यूज होना। जैसे मान लीजिए सॉरी वर्ड है, अब ये सॉरी वर्ड हम बच्चे को सिखाएंगे। सॉरी, SORRY, आई एम सॉरी। तो बेटा ये कई जगह यूज हो सकता है, जैसे किसी के अपने हाथ की लग गई तो भी सॉरी, किसी के पैर के ऊपर अपने अपना पैर रख दिया तो भी सॉरी, किसी को हमने गलत बोल दिया तो भी सॉरी, कोई हमसे गलती हो गई तब भी सॉरी।
तो ये सॉरी वर्ड बार बार यूज होने वाला है ना, बार बार यूज होने वाला है, इस बात को ध्यान दें। तो इसे क्या कहेंगे हम, सॉरी वर्ड कहेंगे। अब बात करते हैं हम रेंज को लेकर और कवरेज को लेकर। रेंज का मतलब होता है एक वर्ड लगाया, जैसे मैंने डियर। अब डियर की रेंज कितनी है, एक ही वर्ड कौन कौन सी सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। तो इस डियर का मतलब लिखा बच्चे मैंने प्रिय, तो अगर मुझे कोई चीज प्रिय बोलनी हो तो मैं ये बोल सकता हूं। दूसरी चीज, फिर मैंने इसी डियर वर्ड का यूज किया, इसका मतलब क्या होता है, महंगा। क्या होता है इसका मतलब, महंगा। यानी इसी वर्ड का मैं महंगे के लिए भी यूज कर सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि किसी भी चीज की, किसी भी वर्ड को, एक ही वर्ड को ज्यादा जगह अगर यूज किया जाता है तो ज्यादा जगह यूज करने के सेंस में किसका यूज किया जाता है, आपके रेंज का यूज किया जाता है। अब बात आती है अपनी कवरेज की। बहुत बढ़िया बात है, यहां से शानदार बेटा, शानदार शानदार, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्लास पता नहीं 100 कब तक हो जाएगी, कोई बता सकता है इसका आइडिया? जी बिल्कुल, आप सब जिस दिन पर्याप्त तरीके से मेहनत करोगे उस दिन 100 हो जाएगी बेटा, उस दिन क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। बात समझ में आ गई यहां से, बहुत अच्छी बात है। तो करेक्ट, थैंक यू सर, फ्रीक्वेंसी भी है। जी बिल्कुल सही बात है, ये दिमाग लगाया है भावना कश्यप ने, बहुत ही अच्छा माइंड लगाया है। और भावना कश्यप का कहना है कि सर थैंक यू वर्ड, ये थैंक यू वर्ड भी एक ऐसा है जो ये वर्ड अगर हम सिखाते हैं बच्चे को तो भी बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। जैसे क्या होता है कि छोटे बच्चे को जब हम सिखाने की कोशिश करते हैं तो छोटे बच्चे को हम यही कहते हैं, चलो बेटा सॉरी बोलो अंकल को, तो सॉरी हो जाता है। ठीक है जी बिल्कुल, संडे को पक्का सर, प्रॉमिस। अरे जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने जवाब दिया इस बात का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से सभी के जवाब आने लगे हैं, शानदार बेटा शानदार। इस तरह की यूनिटी दिखाई देनी चाहिए ताकि मुझे ये भी लगे कि जिन बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं वो भी लिए मेरे लिए बिल्कुल तैयार है, ऐसा लगे। गुरुजी को कोटि कोटि नमन। बिल्कुल रामकिशोर प्रजापति जी वेलकम, जल्दी से होगी सर। फिर आप, अरे एक बार 100 क्रॉस होने के बाद आप देखना असली रूप पढ़ाने का, जैसा पहले प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे। ठीक है, अब कवरेज क्या होता है, कवरेज का मतलब होता है कि जो ज्यादा चीजों को कवर करे। जैसे मैंने बच्चे को एक वर्ड सिखा दिया फैमिली, क्या वर्ड सिखा दिया, फैमिली। अब बच्चे को तो मैंने एक ही वर्ड सिखाया कि बेटा फैमिली होती है, लेकिन इस फैमिली वर्ड ने कितनी चीजों को कवर कर लिया, कवरेज कितना है इसका। देखो फादर, समझ गया बच्चा कि फादर क्या होता है। मदर, ये भी समझ गया बच्चा कि मदर क्या होता है। सिस्टर, सिस्टर समझ गया कि क्या होता है। ब्रदर, ब्रदर समझ गया क्या होता है। तो ऐसे कई सारे, ग्रैंड मदर हो गया, ग्रैंड मदर हो गया बेटा, तो ये समझ गया क्या होता है। तो कहीं ना कहीं चीजें क्या होती है, एक वर्ड सिखाने से ज्यादा वर्ड को कवर कर लिया जाता है। और जब ज्यादा वर्ड की कवरेज हो जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कवरेज कहते हैं। या फिर मैं आपसे कह सकता हूं, या फिर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा कवर करने का काम करता है, इसे कवरेज कहते हैं। इसके बाद अपने पास आती है लर्नेबिलिटी। जी बिल्कुल, फ्रूट भी होता है। अगर मान लो एक फ्रूट वर्ड है तो उसके अंदर कई सारे फ्रूट आते हैं, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, कई सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। जी हाँ, इसके बाद लर्नेबिलिटी का मतलब क्या होता है, या इसका मतलब होता है एबिलिटी टू लर्न, मतलब बच्चे को उसके हिसाब से ध्यान रखा जाए कि वही वर्ड बताए जाए, एबिलिटी टू लर्न। ठीक है, एबिलिटी टू लर्न, ठीक है बेटा, एबिलिटी टू लर्न, लर्न करने की योग्यता की बात कर रहा है, यहाँ पर लर्न करने की योग्यता की बात कर रहा है। दिलीप सिंह जी आपका वेलकम है, आपके अपने परिवार में। सर जी एवरेज में कलर, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड मदन लाल गुजर जी लेट आए हैं आप, लेट नहीं आए, डेली क्लास अपनी 4 बजे चलती है तो आप सभी को 4 बजे आना कंपलसरी है भाई। 4 बजे आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ पर मौजूद रहा करें। जी हाँ शाबाश, क्योंकि एक साथ अगर सब बच्चे आ जाते हैं, अगर एक साथ आप सब आ जाते तो बेटा अपन 100 पार होते हैं भी, है ना। इसलिए कहता हूं कि एक साथ आ जाए करें आप, 4:10 के अंदर अंदर सब आ जाए करें। जी हाँ, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में बात करता हूं टीचेबिलिटी, यानी एबिलिटी टू टीच, एबिलिटी टू टीच। ठीक है, यानी टीच करने की एबिलिटी। ठीक है बच्चे, यहां तक। अब बात आती है अपने इसके ऊपर, अवेलेबिलिटी क्या, उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब होता है सबसे पहले बच्चों को वही चीजें पढ़ाओ जो बच्चे की आंखों के सामने हो, या बच्चे की उपलब्धता में हो, या बच्चे की अप्रोच में हो। बच्चा उन्हीं चीजों को सबसे पहले पढ़ पाएगा, या उन्हीं चीजों को सबसे पहले लर्न करेगा जो बच्चे की अप्रोच में है, जो बच्चे की पहुंच में है।
जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर अपने पास घर में रहता है, सबसे पहले बच्चा जो होता है उसको ज्यादातर वो चीजें पढ़ाओ जो उसकी अप्रोच में है। तभी तो आपने देखा होगा कि कई सारी फैमिलीज में जो बच्चा होता है छोटा, उसे लोग ये सिखाते हैं, बेटा ये क्या है नोज, ये क्या है लिप्स, ये क्या है चीक, ये क्या है हेयर, है ना, ये क्या है हैंड, ये क्या है फिंगर। तो क्यों सिखाते हैं? क्योंकि बच्चा इनको जानता है, बच्चे के पास यही रहते हैं 24 घंटे, तो बच्चा इनको जल्दी सीख जाता है। तभी तो आपने कई बार देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे इनको अच्छे से बोल पाते हैं, क्योंकि ये उनकी उपलब्धता में है। इसके बाद फिर बच्चे को यह समझाना पड़ेगा नोज हेयर बिल्कुल, और दूसरी बात बच्चे को यह समझाना पड़ेगा ये क्या है टीवी, ये क्या है रिमोट, ये क्या है बेटा बेड, ये क्या है फ्रीज, ये क्या है कूलर। तो ये ऐसी चीजें पढ़ाते हैं तो वो उसकी अप्रोच में, वो उसको देख पाता है, तो अप्रोच में है या देख पाता है तो अच्छी बात है। अगर बच्चा स्कूल जाने लग गया तो उसको कौन कौन सी चीजें, बैग हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बोर्ड हो गया, मैम हो गई, और साथ में कौन हो गया, बोर्ड हो गया, सर हो गए। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो बताने का काम करती है और बताना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, यहां से बहुत बढ़िया बात है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल क्लास रेगुलर चल रही है, कोई समस्या नहीं है। हल्का हल्का सा थोड़ा सा समस्या आ रहा है शायद क्लास में रुकने का, मेरे भी थोड़ा सा आ रहा है बच्चे। थोड़ा ठीक करवाते हैं, रुको। रुक रुक कर चल रही है, दिख रही है मुझे, थोड़ा सा रुकिए आप। जी हाँ, अभी थोड़ा सा ठीक करवाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा भी ठीक करवाता हूं मैं। दो मिनट का समय दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, तो एक बार नेट को वापस हम रिफ्रेश कर लेते हैं, और कोई बात नहीं है। एक बार अब चेक करें थोड़ा सा, अब भी समस्या आ रही है या बिल्कुल ठीक है? जल्दी से एक बार चेक करके बताएं, अब भी प्रॉब्लम आ रही है या बिल्कुल ठीक है? मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ठीक सही हुआ है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। सर अब पहले से जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक हो गया, क्लास रुककर चल रही है। अब चेक करें, थोड़ा सा ठीक किया गया है, अब बिल्कुल ठीक है भाई, मेरे ख्याल से एकदम राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, कोई समस्या नहीं है यहां तक। एक बार सभी अपना अफर्मेशन कोड दे दे मुझे कि सर अब बिल्कुल सही चल रही है। जल्दी करे बेटा, यहां से जल्दी करे, जल्दी करे। ओके नाउ ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंबानी ने धोखा दे दिया बेटा, अंबानी ने धोखा नहीं दिया यार, अंबानी धोखा क्यों देगा? चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अंबानी ने धोखा, अंबानी ने नहीं दिया बच्चा, अंबानी ने नहीं दिया, ठीक है, अंबानी ने नहीं दिया, यहां से कोई धोखा नहीं दिया अंबानी ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहां से अब सेशन की शुरुआत कर दे अपन बढ़िया तरीके से, कहो तो। अब लास्ट वर्ड अपने पास बचा है, चलिए। तो यहां पर हम बात कर रहे थे अब एबिलिटी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल नहीं चली रही सर जी, यार मेरे तो बिल्कुल ठीक चल रही है भाई। बिल्कुल ठीक चल रही है भाई, दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर ले अपनी अपनी क्लासेस को भाई, एक बार रिफ्रेश कर ले अपनी क्लासेस को। नहीं चल रही सर जी, चल रही है।
चलो नहीं चल रही भाई, रुक गई, रुकी नहीं है, बिल्कुल चल रही है, कोई समस्या नहीं है। यहां पर देखो मेरे सामने बिल्कुल क्लास मेरे सामने है। अब जल्दी से आ जाए यहां पर। इस वर्ड की हम बात कर रहे थे, अवेबिलिटी की हम बात कर रहे थे। इसका मतलब होता है उपलब्धता। इसका मतलब क्या होता है? उपलब्धता इसका मतलब है। और जब इसका मतलब उपलब्धता हो गया, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बिल्कुल ये हुआ कि उन चीजों को पहले पढ़ाओ जिसकी ज्यादा उपलब्धता है। तो यहां पर मैंने आपको ये बता दिया है। पूरी की पूरी यहां तक की बातें कंप्लीट हो चुकी है, अपनी कोई भी समस्या नहीं है। व्यवधान खत्म हो गया गुरुजी, थैंक यू सो मच, absolutely right answer। and now it is the turn of the principle of gradation। अब बात आती है बेटा ग्रेडेशन की, अब बात आती है ग्रेडेशन की। बहुत अच्छा कंटेंट यहां पर आपको मिला है। एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, ताकि फिर मैं चीजों को आगे कर सकूं। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब ग्रेडेशन की बात आती है बेटा ना जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की बात आती है यहां से। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं यहां पर, नेक्स्ट और अंतिम अंतिम है अपना प्रिंसिपल। क्या लिखा मैंने यहां पर? प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। क्या लिखा? प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन यहां लिखा हुआ है। और ग्रेडेशन यानी क्या होता है? टू सिंप्लीफाइड। ग्रेडेशन की जरूरत क्यों पड़ी? चीजों को सिंपल बनाने के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है सिंप्लीफाइड कि चीजों को ग्रेड के अनुसार क्यों डिवाइड किया जाता है? ग्रेड के अनुसार इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? ज्यादा से ज्यादा सिंपल हो सके। और सिंपल बनाने के लिए हमें ग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है। ग्रेडेशन कैसे होगा? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। चीजें सबसे पहले इजी होनी चाहिए, और इजी के साथ साथ फिर चीजें कैसी होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए। इसके बाद यहां पर कॉन्क्रीट, सबसे पहले चीजें कैसी होनी चाहिए? मूर्त। और उसके बाद कैसी होनी चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अमूर्त। चीजें कैसी होनी चाहिए? पहले आप मूर्त चीजें पढ़ाएं जिनका फिजिकल दिखाई देता है, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट चीजें पढ़ाएं जो केवल हवा में चलती है। बेटा क्या? जो केवल हवा में चलती है। बात समझ में आ गई यहां पर? बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शानदार शानदार। तो यहां तक की बात सभी के समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई यहां तक की बात। जहां तक ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि चीजें जो ग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है वो क्यों पड़ती है, और ग्रेडेशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें यहां पर पूछा गया है बेटा। ठीक है, बिल्कुल पूछा गया है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल शाबाश शाबाश। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज देखें, बिल्कुल एक और चीज है नॉन टू अननोन। चीजें कैसी चलनी चाहिए? नॉन टू अननोन चलनी चाहिए। मतलब सबसे पहले वो चीजें पढ़ाओ, सबसे पहले वो चीजें पढ़ाओ बच्चों को जो जानते हैं, उसके बाद वो चीजें पढ़ाओ जो बेटा अननोन है। अगर अननोन चीजें हम पहले पढ़ा देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना, पहले बच्चों को वो चीजें पढ़ानी है जो बच्चा जानता है। तो हमेशा नॉन टू अननोन चलता है। अब यहां पर देखो, जो ये ग्रेडेशन है, ग्रेडेशन यानी क्या होगा? ग्रुप, ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग होगी यानी कि हम ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप बनाने से क्या होगा? बच्चा जल्दी सीख जाता है। सारी की सारी चीजें एक जगह ही मिल जाती है, सारी की सारी चीजें क्या होती है? एक जगह ही मिल जाती है। समझ में आ गई बात यहां तक की? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी। अगर कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं, और मुझे यहां पर दिख नहीं रहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी किसी भी तरह की। ठीक है, अब यहां से बहुत अच्छी बात, वो जल्दी से अपने अपने कमेंट करें, अपने अपने जल्दी से जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बताएं, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं आप लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश। तो कोई भी आपत्ति मुझे लग नहीं रहा कि यहां पर है आप लोगों के पास। बिल्कुल एकदम ठीक चल रहा है सब कुछ, सब कुछ क्या चल रहा है? एकदम आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, जब तक मेरा मानना है। बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश। कोई आपत्ति नहीं है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जल्दी से बताएं। बहुत अच्छी बात बेटा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब यहां से देखो, सबसे पहले ग्रुप किसका होगा? देखो यहां पर, देखो यहां पर देखना, साउंड ग्रुपिंग। मैंने क्या बोला? पहला वर्ड साउंड ग्रुपिंग, साउंड ग्रुपिंग बोलूं, या फिर इसे मैं क्या बोलूं? फोनेटिक ग्रुपिंग। क्या बोलूं इसे मैं? फोनेटिक, फोनेटिक ग्रुपिंग भी मैंने इसे ही बोला है। जब फोनेटिक ग्रुपिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सबसे पहले बच्चों को वो वर्ड सिखाओ जिसकी साउंड एक ही हो, जिसकी साउंड एक ही हो। जैसे अब मैं आपको वर्ड बता रहा हूं कि कैसे होने चाहिए। जैसे आपके देखिए, जैसे यहां पर हो गया पुट, यहां क्या होगा? पुट शट कट, पुट शट कट, सेम साउंड है, सेम साउंड है ना बेटा। फिर यहां पे पढ़ाओ कैट, कैट लेट, कैट और लेट, और फिर लगाओ सेट, कैट लेट सेट। तो देखो यहां पर सेम साउंड आ रही है। ऐसे कई सारे वर्ड है जिनकी सेम साउंड आती है। फिर जैसे यहां पर देखो मून, मून, और नून, नून, और सून, सून। तो यहां पर भी देखो सेम फोनेटिक साउंड है।
मतलब ये हुआ ऐसे वर्ड्स को आप पहले सिखाओ जिनकी साउंड सेम सेम सी आती हो। अगर सेम सेम सी साउंड होगी तो बेटा बहुत फायदा होगा और बच्चा जल्दी सीख जाएगा। अब बताओ यहां से आपको सीखने में कोई समस्या आई क्या? यहां से आपको सीखने में कोई आपत्ति आई या नहीं आई? जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे। कोई आपत्ति आई नहीं आई? मेरे ख्याल से कोई भी आपत्ति आपको नहीं आई होगी, कोई भी समस्या आपको नहीं आई होगी। थोड़ा थोड़ा सा अगर क्लास में थोड़ा व्यवधान आता है तो बेटा सेट कर ले। जी हाँ, क्योंकि हो जाता है बच्चे, हो जाता है। बात समझ में आ गई? यहां से बिल्कुल हो जाता है। चलो जी बेटा, शाबाश। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद फिर देखिए लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होता है। यहां से देखना, लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होता है। लेक्सिकल ग्रुपिंग का मतलब होता है कि एक वर्ड से, लेक्सिकल का मतलब क्या होता है? वर्ड्स। क्या होता है इसका मतलब? वर्ड्स। इसका मतलब यह हुआ कि उन वर्ड्स का ग्रुप बनाना जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, उनका ग्रुप बनाना जो एक दूसरे से क्या हो? रिलेटेड हो। यहां पर मैसेज आया मेरे पास एक का कि सर जी माया शेखावत जी टीचिंग मेथड की सेकंड ग्रेड के कांस्टेंट, बिल्कुल सबके सब आ रहे हैं बेटा, सबके सब पीडीएफ डल रही है आपके ऐप के अंदर जा रही है सारी। हाँ जी मीणा जी, और बहुत सारी अब और चल जाएगी आगे। तो यहां पर देखो, अब जैसे एक वर्ड लेक्सिकल यानी वर्ड्स का ग्रुपिंग, जैसे फादर भी अपने आप में एक वर्ड हुआ, इसके बाद मदर भी अपने आप में एक वर्ड हुआ, इसके बाद सिस्टर भी अपने आप में एक वर्ड हुआ। ये सब मिलते जुलते हैं, ये सब क्या है? मिलते जुलते हैं। इसके बाद फिर यहां पर मैंने लिखा ग्रैंडफादर। क्या लिखा बेटा? ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर लिखा। फिर यहां पे लिखा मैंने ग्रैंडमदर यहां पर मैंने लिखा। इसके बाद बच्चे फिर मैंने यहां पर क्या लिखा? अंकल लिखा। और अंकल के बाद मैंने क्या लिखा? आंट लिखा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये सारे के सारे वर्ड ग्रुप में क्यों है? ये ग्रुप में इसलिए है क्योंकि ये एक ही वेराइटी है। सारी की सारी वेराइटी क्या है बच्चे? एक ही वेराइटी है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल, अब कोई भी समस्या नहीं आ रही है। अब झूठ माट ये ना बोले कि सर समस्या है। बिल्कुल कोई भी समस्या मुझे नजर नहीं आ रही है यहां पर, और आपको भी कोई समस्या नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया, मजा आ गया। जी हाँ, और कल मैराथन क्लास, कल नहीं बेटा संडे को आपके लिए मैराथन क्लास रखी है रीट वालों के लिए। रीट का जो सीएलटी वाला टॉपिक था, सुबह 11 बजे से 12 बजे, सुबह 11 से 12 बजे मैं इंग्लिश की क्लास लगा दूंगा। सीएलटी पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हो चुका, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पार्ट 2 आपके पास जल्दी आ जाएगा, पार्ट 2 आपके पास जल्दी आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। सर जी 11 बजे प्रैक्टिस वाली क्लास कहां होती है? ऐप पर या चैनल पर? बेटा चैनल पे ही होती है ना, 11 से 12 ऐप चैनल पे ही क्लास होती है। जिसको भी क्लासेस नहीं मिलती, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे यहां पर इन नंबर पे मैसेज कर दे और अपना नाम और ऐसे बोल दे कि सर ग्रुप में ऐड कर दो, नाम और ग्रुप में ऐड कर दो, ये बात बोल दे। और उस टाइम के ऊपर आप अपने ग्रुप को चेक कर ले, क्योंकि क्लास शुरू होने से पहले मैं यहां पर सेंड कर देता हूं। क्लास शुरू होने से पहले मैं यहां पर सेंड कर देता हूं, तो आपको क्लासेस मिल जाया करेगी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। या फिर सीधा ही उस टाइम पे आप एडुपत आचार्य सर्च करें, और जैसे ही आप एडुपत आचार्य सर्च करेंगे तो उसके ऊपर वहां पर आपके पास मिल जाएगी बेटा, आ जाएगी। बात समझ में आ गई यहां से? इसके बाद यहां पर देखो नेक्स्ट ग्रुपिंग कौन सी बनती है? अब बनती है आपके पास ग्रामेटिकल। क्या बनती है? ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, सर ये ग्रुपिंग क्या होती है बताता हूं। ये ग्रुपिंग क्या होती है बताता हूं बेटा। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का मतलब होता है कि यहां बच्चा ग्रामर सीखेगा और ग्रामर भी ग्रुप में सीखेगा। बच्चे को कोई जो बहुत ज्यादा जोर नहीं आएगा और बच्चा एक ही बार में सारी चीजें सीख जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा माय फादर। क्या लिखा मैंने? माय फादर। और फिर मैंने लिखा यहां पर हिज फादर। क्या लिखा मैंने? हिज फादर। और हिज फादर के बाद लिखा बच्चे मैंने हर फादर। क्या लिखा? हर फादर। और फिर हर फादर के बाद मैंने लिखा योर फादर। क्या लिखा बच्चे? योर फादर। ठीक है, योर फादर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर देखो वो ग्रामर सीख रहा है बच्चा, पता नहीं है पर ग्रामर सीख गया। सर कैसे सीख गया? इधर देखो, माई यानी मेरा होता है, अच्छा, हिज यानी उसका होता है, अच्छा, हर यानी उसका होता है, अच्छा, और योर यानी उसका होता है, अच्छा, योर यानी तुम्हारा होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है यहाँ ग्रामेटिकल क्या सीख रहा है? ग्रुपिंग सीख रहा है। तो माई का मीनिंग, हर का मीनिंग, हिज का मीनिंग और योर का मीनिंग वो आसानी से सीख पा रहा है। तो ये ग्रामेटिकल हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताएं, ये ग्रामेटिकल मेथड हुआ या नहीं हुआ? एक बार जल्दी से बता दें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बात का आंसर दे दे, हुआ या नहीं हुआ। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे, यहां पर बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर कई सारी ग्रुपिंग मैंने आपको बता दी है, कई सारे ग्रुपिंग मैंने आपको बता दी है। जैसे यहां पर देखो
सबसे पहले यहां पर ग्रेडेशन की बात करी थी हमने, तो ग्रेडेशन के अंदर जब मैंने बात करी थी तो प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफाइड हो गया, टू सिंप्लीफाइड हो गया, दूसरे नंबर पे यहां पर साउंड ग्रुपिंग हो गया, और तीसरे नंबर पे यहां पर तीसरे नंबर पे यहां पर लेक्सिकल हो गया, लेक्सिकल ग्रुपिंग हो गया। नंबर 4 पे आपका ग्रामेटिकल ग्रुपिंग हो गया। क्या हो गया? ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। थर्ड ग्रेड के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है क्या? थर्ड ग्रेड के लिए ही पढ़ रहे हैं स्ट्रगल कोचिंग जी, आपको तो बहुत दिन हो गए आते हुए फिर भी पता नहीं है। टीचिंग मेथड्स आते हैं रीट के लिए और रीट के साथ साथ ग्रेड सेकंड के लिए, इन दोनों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब नंबर 5 पे कौन सा आएगा बेटा? नंबर 5 पे जो चीज आएगा वो नंबर 5 पे अपना कौन सा चीज आ रहा है? नंबर 5 पे क्या आएगा जल्दी से बताए। ये संजू है कि ये भी शायद लेट आई है बेटा, सभी को आपको बता देता हूं कि एग्जैक्ट टाइम पे आ जाया करें। और अपना एग्जैक्ट टाइम कितना है? एग्जैक्ट टाइम है भाई साहब अपना 4 से 5। बिल्कुल आप सभी 4 बजे लाइव है तो मजे वाली बात है, वरना कोई भी मजे वाली बात नहीं है। जी हाँ, आप लेट सेट आते हो तो फिर काम बढ़िया नहीं लगता, आप लेट सेट आते हो तो फिर काम बढ़िया नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल लेट आते हैं आप सभी। प्रेजेंटेशन को तो छोड़िए, प्रेजेंटेशन में ऐसी कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी खास बात नहीं है। यहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराए, और नहीं तो फिर हम कंटिन्यू चलते हैं। अब अपना लास्ट एक बचता है बेटा ना, लास्ट एक बचता है, और वो एक कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो एक कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूं जल्दी ही। क्या? जल्दी ही बता देता हूं कि कौन सा होगा। क्लास अब रुक रही है सर, क्लास रुक रही है, ये कैसे पॉसिबल है यार? अभी चेक कर लेते हैं कि क्लास रुक रही है या नहीं रुक रही है। मेरे ख्याल से ठीक है, कोई भी रुका व्यवधान नहीं बढ़ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा है कि किसी भी तरह का कोई व्यवधान यहाँ पर है। बिल्कुल ठीक चल रही है, देखो हाथ बिल्कुल मूव कर रहा है, ठीक तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें आप, लास्ट सिमेंटिक ग्रुपिंग। कौन सी ग्रुपिंग है 5 नंबर की? सिमेंटिक ग्रुपिंग। सिमेंटिक ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो ग्रुपिंग होती है दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक ग्रुपिंग। अब सिमेंटिक ग्रुपिंग क्या होगी? अर्थ के आधार पे होगी, मीनिंग के आधार पे होगी। किसके आधार पे हो सकती है? ये मीनिंग पे। कभी भी सिमेंटिक वर्ड आ जाता है तो सिमेंटिक वर्ड को आप किससे लिया करो? आप मीनिंग से लिया करो, है ना? किससे लिया करो? आप मीनिंग से लिया करो, क्योंकि यही क्या है? इंपॉर्टेंट है। मीनिंग की ग्रुपिंग हो गई। ठीक है बच्चे, अब मीनिंग जैसे आपको हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पेंसिल हो गया, या फिर आपका बुक हो गया, बुक हो गया, या फिर आपका बैग हो गया। तो ये एक तरीके से आपकी सिमेंटिक ग्रुपिंग है, क्योंकि एक साथ एक ही ज्यादा चीजें हैं। देखो, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, बैग हो गया, बैग के अंदर बुक भी होगी, बैग के अंदर पेंसिल भी होगा, पेंसिल बैग के अंदर ही पेन होगा, इससे भी लिखने का काम करेंगे, इससे भी लिखने का काम करेंगे। इरेजर हो गया, क्या हो गया बेटा? इरेजर हो गया। तो ये सब के सब क्या होता है? ये आपके सारे के सारे जितने भी वर्ड्स है, ये कंप्लीट वर्ड्स आपका सिमेंटिक ग्रुपिंग का है। काय का है? सिमेंटिक ग्रुपिंग का है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक की जल्दी से बताए। किसी को कोई भी आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा। नहीं रुक रही, बाकी बहुत कभी रुक रही है, चलेंगे बेटा। इतना सा देखो, ये अब मेरे हाथ का बात नहीं है यार, मैं अब इसमें नेट में इतना समझता भी नहीं हूँ। ठीक है ना? तो ये थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, बाकी मैं क्लास फिर पूरी होने के बाद में बता दूंगा उनको कि भाई एक साथ कंटिन्यू कीजिए यार, ये क्या चक्कर है। बोल देंगे हम, बोलने में तो कुछ नहीं जाता, अपना बोल हम देंगे, पर मैं उससे कुछ होने होगा तो पक्का आपके लिए वो होगा। बिल्कुल, आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है। बस बेटा एक ही गुजारिश है जो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, जो बार बार बता देता हूं कि एग्जैक्ट 4 बजे क्लास शुरू होती है, तो 4:10 पे सभी बच्चे लाइव आ जाए, सभी बच्चे लाइव आ जाए। अगर 4:10 पे सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, ऑटोमेटिक अपनी क्लास 100 क्रॉस हो जाएगी, ऑटोमेटिक। बस तुम्हें 4 से 4:10 के बीच में लाइव आना है, ऐसा होगा तो अपनी क्लास ऑटोमेटिक ही 100 क्रॉस हो जाएगी बेटा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर ये डोरेमोन भी लेट आया, बिल्कुल ये लेट आया, पता नहीं ये कौन सा अजीब, ये कौन सी क्लास है। बिल्कुल, ये क्लास रीट और ग्रेड सेकंड के लिए है, टीचिंग मेथड्स की ये क्लास है। अब यहां से देखो, अब दूसरी बात देखना बेटा, कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि सिलेबस कंप्लीट सर कब होगा, तो आपको बता देता हूं, यहां पर अपना तीसरा टॉपिक कंप्लीट चल रहा है, ये टीचिंग मेथड्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट मैंने कहा था सीएलटी का,
CLT का पार्ट 1 हो चुका है और संडे को इसकी पार्ट 2 हो जाएगा 11 बजे सुबह 11 AM पे CLT फिनिश हो जाएगा। CLT का पार्ट 2 करवा दूंगा बेटा, CLT का क्या करवा दूंगा, पार्ट 2 करवा दूंगा। और आज अपना जो टॉपिक चल रहा है यह आपका कौन सा है, यह आपका है प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह अपना कौन सा टॉपिक है, यह 3rd नंबर का टॉपिक भी कंप्लीट होने पे या हुआ। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन मैं पढ़ाने जा रहा हूं, मूल्यांकन वाला। कौन सा वाला पढ़ाएंगे बेटा, मूल्यांकन वाला जी। 3 टॉपिक होने वाले हैं गुरुजी। या भावना, बिल्कुल बिल्कुल डोरेमोन जी, टाइम से नहीं आए आप। यहां पर एक एक मिनट की बेटा बहुत बड़ी कीमत है, ध्यान रखें सभी टाइम पे आए। 4 बजे अगर क्लास का टाइम है तो 4:10 पे सभी को लाइव आना है। अपने दिमाग में और दिल में यह डाल लीजिए कि बिल्कुल मुझे इस टाइम पे लाइव आना है, तभी जाकर काम चल पाएगा। जी हाँ, ये बड़ी गलत बात है। जी हाँ, और शेयर करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। सर प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, एक लड़का लड़की कौन है बेटा, इन्होंने एक वो बताया है, एक क्वेश्चन पूछा है कि सर प्रिंसिपल एक्सपोजर बताओ। प्रिंसिपल, तो बेटा सुन लो यहां पर, प्रिंसिपल एक्सपोजर, ये लिखा मैंने एक्सपोजर, क्या होता है सुने यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस होता है। और टू एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, व्यक्त करना। इसका मतलब यह सिद्धांत कौन सा है, यह सिद्धांत किसका है, जल्दी से किसका क्वेश्चन था भाई, ये एक बार नाम मैं बोल देता हूं बेटा यहां से। जी बिल्कुल, यहां पर धर्मपुरी का ये क्वेश्चन आया है। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एक ऐसा सिद्धांत है बेटा कि बच्चा फ्रीली अपने दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उसको टारगेट लैंग्वेज में अपने साथ रख सके, उसे डराए या धमकाए नहीं, वो जैसे चाहे अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने रख सके, अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सके स्वतंत्र रूप से। उसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर, यानी व्यक्त करने का सिद्धांत। बच्चा आपसे डरना नहीं चाहिए, है ना। इसका मतलब हो गया प्रोवाइड, क्या हो गया इसका मतलब, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर को फॉर एक्सप्रेसिंग टू एक्सप्रेस his या her views फ्रीली। बात समझ में आ गई। स्वतंत्र रूप से क्या करे, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने शब्दों को दूसरों के सामने एक्सप्लेन कर सके, रख सके। बेटा बुक में कितने दिन और लगेंगे, बुक बिल्कुल तैयार है और बुक आने वाली है, ट्यूसडे तक हो सकता है बुक आ जाए मार्केट में। जी बिल्कुल, आज भी बात हुई है, जो भी प्रिंट कर रहे हैं उनको घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, साइंस की क्लास जो रीट वालों के लिए बेटा जो साइंस की क्लास है वो रीट वालों के लिए साइंस की मैम बिल्कुल आ चुकी है। और हो सकता है कल से आपकी साइंस की क्लास भी हो जाए, कल से आपकी क्या हो जाए बच्चे, साइंस की क्लास हो जाए। वैसे संडे का तो मुझे पता है, संडे को मैम की क्लास होगी आपकी 7 बजे से 8 बजे। रीट में साइंस की क्लास होगी, क्या रीट में साइंस की क्लास होगी 7 से 8। रीट में संडे को तो 7 से 8 क्लास होगी। और सर टाइम टेबल हो तो बता दीजिए रेगुलर क्लास कब होगी रीट की। ठीक है, रीट की रेगुलर क्लासेस भी आपको बता दी जाएगी, कोई बात नहीं है। शाबाश शाबाश। साइकोलॉजी सर कब से पढ़ाओगे, बिल्कुल बहुत जल्दी ही पढ़ाऊंगा ना बेटा। साइकोलॉजी के लिए भी ढूंढ रहे हैं, वैसे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जितनी क्लासेस आपको मेरे अंडर में होगी वो बेस्ट होगी। ठीक है, और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पर नहीं है या टीचर अच्छा नहीं है तो फिर मैं नहीं कराने वाला। सर प्लीज जिरंड और पार्टिसिपल समझाओ ना। बेटा ये जिरंड और पार्टिसिपल ग्रामर का पार्ट है और ग्रामर की क्लास चलती है अपनी शाम को 9 से 10। ग्रेड सेकंड के लिए 9 से 10 क्लास चलती है, इस बात का ध्यान दें। और यहां पर ध्यान रखें, रीट की जो अपनी क्लास चलती है, रीट की क्लास मेरे जस्ट बाद, वैसे तो हिंदी की क्लास होती है लेकिन कुछ दिन अपने यहाँ पॉलिटी की क्लास हो रही है। किसकी हो रही है, पॉलिटी की। 1-2 दिन बाद हिंदी की क्लास आपको मिल जाएगी। संस्कृत वाले सर की क्लास होती है 3 बजे, 3 से 4 संस्कृत की क्लास होती है। किसकी क्लास होती है, संस्कृत की। और 4 से 5 फिर होती है इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश की। और यहाँ पर
5 से 6, 5 से 6 हिंदी की क्लास होती है। सर थोड़े से हल्के से बीमार है, इसलिए इस टाइम पे अभी क्लास किसकी चलती है, पॉलिटिकल साइंस की या पॉलिटी की चल रही है। और साइंस की जो रेगुलर क्लास होगी, साइंस की जो रेगुलर क्लास होगी वो कब होगी, अभी देखते हैं। 10 से 11 रीट के लिए बिल्कुल रीट के लिए जो साइंस की क्लास होती है वो 10 बजे से 11 बजे कल से आपको मिल सकती है। क्या कल से आपको मिल सकती है यहां पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है बच्चे। इसके बाद जस्ट आपके यहां पर एसएस वालों के लिए पॉलिटी की क्लास होगी, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की क्लास 1 से 2 होती है। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की क्लास कब होती है, 1 से 2 होती है। अभी फिलहाल पॉलिटी की आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो बिल्कुल मैं सर को बुलाना चाहूंगा कि एक बढ़िया तरीके से पॉलिटी वाली क्लास को आगे मेंटेन करें। आइए सर, जो पढ़ा दिया उसके आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। चलो जी बेटा कंटिन्यू करें। हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। जुड़ जाइए सभी। और अपन बात करेंगे अब किसकी, भाई पॉलिटी की अपन बात करने वाले हैं। और पॉलिटी के अंतर्गत अपन जो पिछली क्लास थी उसमें क्या क्या चीज पढ़ चुके थे, संविधान सभा के बारे में अपन लोग पढ़ चुके थे। यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे वो संविधान सभा है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट और हैं उनको देखेंगे। और लास्ट में जैसे ही हमारी संविधान सभा समाप्त होगी उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, संविधान निर्माण की, कि किस प्रकार से हमारा संविधान है उसका निर्माण हुआ, उन सब के अपन बात करेंगे भाई। बिल्कुल निर्मला जी, सभी का स्वागत है, रचना जी, सपना जी। तो अपन बात करें किसकी, संविधान सभा की अपन लोग बात कर रहे थे, ठीक है। संविधान सभा के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारी संविधान सभा है इसका गठन हुआ, किस प्रकार से हम लोगों ने मांग की, पहले संविधान सभा के लिए पहले मांग की, और इसके बाद हमको संविधान जो निर्माण है इसे करने की इजाजत मिली। लेकिन संविधान निर्माण तो करेंगे कौन, संविधान सभा करेगी। तो इसकी हमने सबसे पहले इसका गठन किया। और जैसे ही हमने गठन किया तो गठन करने के बाद भी हमें समस्या आई, क्या आई, जो मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम लीग के जो जिन्ना जी थे उन्होंने अलग पाकिस्तान की बात कर ली। तो कौन सी, माउंटबेटन योजना अपन ने लास्ट में पढ़ी थी, कौन सी भाई, माउंटबेटन योजना। यहां तक अपन लोग कल पढ़ चुके थे माउंटबेटन योजना। और इसके द्वारा क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। कब हुआ था, 3 जून 1946 को, 47 को भाई, है ना, तभी हुआ था ना। तो यहां तक अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। अब इससे आगे अपन लोग पढ़ेंगे भाई, है ना। आपके कमेंट क्यों नहीं शो हो रहे भाई, या आप लोग कमेंट कर ही नहीं रहे। एक मिनट भाई, बिल्कुल सभी का स्वागत है। अब कमेंट शो होने लग गए हैं, बिल्कुल। चलो अब बात करें अपनी, तो अपन ने जो बात की थी पिछली क्लास में, यहां तक अपन लोग बात कर चुके थे कि जो माउंटबेटन योजना है इसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, दोनों अलग अलग हुए। और 3 जून 1947 के बाद जब ये दोनों अलग हो गए तो आपको अच्छे से भी पता है कि भाई जब दोनों अलग होंगे तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो भी तो चेंज होगी ना। जो संविधान सभा की सदस्य संख्या है वो भी तो चेंज होगी। फिर चेंज किस प्रकार हुई इसके बारे में अपन बात करें तो हम आपको पता है कि अपन ने जब पहले बात की थी तो सदस्य संख्या कितनी थी भाई, सदस्य संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा की सदस्य संख्या की अपन बात करें, संविधान सभा की सदस्य संख्या, तो सबसे पहले यहीं से प्रश्न आता है कि सदस्य संख्या कितनी थी भाई, किसके बारे में, सदस्य संख्या के बारे में, कि सदस्य संख्या थी ये कितनी थी। तो हमने आपको पता है, मैंने आपको अच्छे से बताई है कि कितनी थी भाई, 389 थी। लेकिन अब बात क्या हो गई, अरे बात क्या हो गई ना, पहले पाकिस्तान भी भारत में शामिल था, अब भारत से अलग कर दिया तो अब क्या होगा, अब संविधान सभा ये भी चेंज होगी। तो ध्यान रखना, संविधान सभा है इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, अब कितनी हो गई, 324। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा निर्धारित की गई थी वो सदस्य संख्या कितनी थी, तो वो तो कितनी थी भाई, 389 थी। लेकिन जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद क्लास स्टार्ट हुए, कितने दिन हो गए भाई, क्लास तो रेगुलर चल रही है लेकिन पॉलिटी की क्लास कल से स्टार्ट हुई है भाई, है ना, कल से स्टार्ट हुई है। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, 389 सदस्य संख्या, किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा भाई, किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा हमने
कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की थी, कितनी भाई कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो 389। लेकिन अपन बात करें कब, विभाजन के बाद, तो विभाजन के बाद की अपन बात करें तो विभाजन के बाद की सदस्य संख्या कितनी भाई 324, यानी कि 324 सदस्य संख्या। किसकी योजना के तहत, तो यह ध्यान रखना माउंट बेटन योजना के तहत। ठीक है, ये बात आ गई समझ में कि अब कितनी रह गई 324 रह गई। एक बार फिर इसका पुनर्गठन किया गया, कब, अक्टूबर 1947 को, और पुनर्गठन करके इसकी सदस्य संख्या है वो कितनी कर दी निर्धारित 299। तो जो अंत में सदस्य संख्या रही थी संविधान सभा की वो कितनी रही थी भाई 299 रही थी। ठीक है, ये कब थी, ये थी 3 जून 1947 को। तो यहां से जो प्रश्न बनेंगे ना उन सब की अपन बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमसे सदस्य संख्या से प्रश्न पूछ सकता है। बिल्कुल माउंट बेटन योजना के अकॉर्डिंग 299 नहीं थी पूजा जी, 299 नहीं थी माउंट बेटन योजना। जब उन्होंने सर्वप्रथम जो उन्होंने बात की थी माउंट बेटन योजना के तहत, कब, 3 जून 1947 को, उस समय रखी थी 324। लेकिन इसके बाद एक बार फिर पुनर्गठन किया गया अक्टूबर 1947 के अंदर, तब ये भी किसके द्वारा किया गया था, माउंट बेटन के द्वारा ही। ठीक है, तो उस टाइम पे भी कितनी रखी गई 299। तो इस प्रकार से आप जरूर कह सकते हो कि माउंट बेटन योजना है उसके द्वारा अंतिम समय में जो सदस्य संख्या रखी थी वो कितनी थी 299 थी। अब यहां से जो प्रश्न बनेगा उस प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं। प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, तो प्रश्न पूछा जाएगा संविधान सभा की सदस्य संख्या थी, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी, सदस्य संख्या। इस प्रश्न में सारे आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे, सदस्य संख्या कितनी थी भाई। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न है। ऑप्शन देखना, ऑप्शन आपको मिलेगा 389, ऑप्शन बी आपको मिलेगा 324। इसी प्रश्न के अंतर्गत अपन सारे जो कंफ्यूजन है उनको दूर करेंगे। 299, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। तो बताओ आपका आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। अब आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या करोगे। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी, तब आप आंसर क्या करोगे। आपके पास 389 भी ऑप्शन में है, 324 भी ऑप्शन में है, 299 भी ऑप्शन में, और एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि निर्धारित नहीं थी। तब आप लोग आंसर क्या करोगे। अगर मान लो एज इट इज यही प्रश्न आपकी एग्जाम में आ जाता है, तब आप आंसर क्या करोगे। तो मैं अच्छे से बता दूं आपको, अच्छे से बता दूं, जो 324 जो कर रहे हैं ये आंसर एकदम गलत हो जाएगा भाई। इसने क्या पूछा है, ना तो इसने माउंट बेटन योजना दी, ना ही इसने कहा कि कैबिनेट मिशन कहा, और ना ही इसने कहा कि अंतिम रूप से। तब आपको आंसर क्या करना है। अगर प्रश्न इसी लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है कि जो सदस्य संख्या थी ना संविधान सभा की वो कितनी थी, तब आपको आंसर करना है 389 यानी कि 389। तब तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। सर जी इंग्लिश की क्लास कितने बजे होती है, तो ध्यान रखना भाई मनसुख जी, जो इंग्लिश की आपकी क्लास होती है वो होती है 4 बजे भाई, है ना, 4 बजे क्लास होती है, 4 बजे रोजाना होती है भाई, ध्यान रख लेना। 4 बजे आपको जुड़ना है, रेगुलर ये क्लास हो रही है। ठीक है, दोपहर को या इवनिंग में कह सकते हैं, 4 बजे ये क्लास होती है भाई, है ना। तो आप यहां ध्यान देना कि संविधान सभा है, इसकी सदस्य संख्या पूछे तब आपको आंसर क्या करना है 389। चाहे ऑप्शन में 324 दे रखा है, चाहे आपको ऑप्शन में 299 दे रखा है, फिर भी आपको आंसर क्या करना है 389 ही आंसर करना है। अब आगे बढ़े अपन। अगर यही प्रश्न इस प्रकार से ना पूछकर ये पूछ ले संविधान सभा की भारत के विभाजन के बाद सदस्य संख्या क्या थी, तब तो आप आंसर क्या कर दोगे 324। ठीक है, अगर विभाजन के बाद की बात करें, जस्ट विभाजन के बाद की बात करें, तब आंसर क्या होगा आपका 324। या फिर आपसे कहे कि संविधान सभा का जब विभाजन हुआ, या फिर कहे कि जो माउंट बेटन योजना है उसके अंतर्गत, माउंट बेटन योजना के अंतर्गत सदस्य संख्या कितनी थी। क्या पूछे आपसे, माउंट बेटन योजना के तहत, माउंट बेटन योजना के तहत संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी थी, तब आपको आंसर करना है 324। आगे बात समझ में। और आपसे बात करें कि संविधान सभा की अंत में जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, तब आपको आंसर क्या करना है, तब आपको आंसर करना है 299। ठीक है, आगे बात समझ में। तो तीनों ही ऑप्शन किस प्रकार से आपको आंसर देने हैं, जिस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसी हिसाब से हमको आंसर करना है। अगर आपसे संविधान सभा केवल दे और इस प्रकार से प्रश्न पूछे, तब तो आपको आंसर क्या करना है भाई 389 ही आंसर करना है।
ठीक है। माउंटबेटन योजना के अकॉर्डिंग 324 थी, बिल्कुल मैं मान रहा हूं आपकी बात, 324 थी भाई। माउंटबेटन योजना के अकॉर्डिंग कितनी थी? 324 थी। अगर आपसे इस प्रकार से पूछे तब भी आंसर यही करना है 324। अगर ये भी प्रश्न कर ले आपसे कि भारत के विभाजन के बाद, जब भारत और पाकिस्तान का दोनों का विभाजन हो गया था, तो उसके बाद सदस्य संख्या कितनी थी, तब भी आपको आंसर क्या करना है? 324 ही आपको आंसर करना है। तो ये चीज तो हमारी संविधान सभा से संबंधित संख्या थी, उससे तो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब और आगे की अपन बात करें कि और आपसे प्रश्न क्या किया जा सकता है कि संविधान सभा से रिलेटेड और कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अंतर्गत, संविधान सभा के अंतर्गत आपको पता है अच्छे से बी आर अंबेडकर जी, बी आर अंबेडकर जी, इनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक कंफ्यूजन वाला प्रश्न बनता है। किससे? बी आर अंबेडकर जी के निर्वाचन क्षेत्र से। अगर मैं आपसे कहूं कि बी आर अंबेडकर जी थे, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग जिनको पता है। मैंने प्रश्न किया है कि जो बी आर अंबेडकर जी है, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, कहां पर? संविधान सभा के अंतर्गत। संविधान सभा थी, इसके अंतर्गत जो बी आर अंबेडकर जी थे, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? इन्होंने कहां से, इनको जो सदस्य बनाया गया था संविधान सभा का, वो कहां से बनाया गया था इनको? ये आंसर आप जल्दी से करेंगे रिया जी, ठीक है, बिल्कुल आंसर करेंगे कि बी आर अंबेडकर जी है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा था। अब आप ऑप्शन में दो देखते हो, एक तो क्या देखते हो? पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, और एक देखते हो बॉम्बे। यही आपको देखने को मिलते हैं ऑप्शन में, और यहीं पर हमारा कंफ्यूजन भी रहता है कि हम बॉम्बे करें या फिर पूर्वी बंगाल करें। विभाजन के बाद पुणे महाराष्ट्र, बिल्कुल सही कहा आपने। बांग्लादेश, रिया जी बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। लेकिन चीजों को समझना, जिनको नहीं पता उनको भी एक बार समझनी है सारी चीजें, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? बी आर अंबेडकर जी की। और अंबेडकर जी का जो निर्वाचन क्षेत्र था, इन्होंने चुनाव जो सर्वप्रथम लड़ा था वो बॉम्बे से लड़ा था। कहां से चुनाव लड़ा था इन्होंने? बॉम्बे से, ठीक है। तो अगर बात करें सर्वप्रथम, सबसे पहले जो इन्होंने चुनाव लड़ा था संविधान सभा के सदस्य के लिए सर्वप्रथम, तो कहां से लड़ा था? बॉम्बे से लड़ा था, ठीक है। कहां से लड़ा था? बॉम्बे से इन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन हुआ क्या, एक चीज ये भी ध्यान रख लेना, ना तो ये कांग्रेस से थे, ना मुस्लिम लीग से थे, किसी से भी नहीं थे भाई, है ना। क्या ध्यान रखोगे? ना तो इन्होंने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था, ना ही मुस्लिम लीग की तरफ से चुनाव लड़ा था। ये निर्दलीय लड़े थे भाई, है ना, निर्दलीय लड़े थे। और चुनाव कहां से लड़ा? बॉम्बे से लड़ा। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या इस चुनाव में? ये क्या हो गए? हार गए भाई। चुनाव में क्या हुआ? ये हार गए। हार गए तो अब संविधान सभा के सदस्य बन नहीं सकते, नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, नहीं बने। लेकिन इस बात से जो मुस्लिम लीग थी उसको पता लगा कि जो बी आर अंबेडकर जी हैं संविधान सभा के लिए एक बहुत ही अच्छे पर्सन है, उनको इतनी नॉलेज है कि संविधान का निर्माण है उनकी देखरेख में होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी सीट थी कौन सी? पूर्वी बंगाल के अंतर्गत। मुस्लिम लीग की एक सीट थी, मुस्लिम लीग की, है ना भाई, किसकी? मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की एक सीट थी कहां से? पूर्वी बंगाल से। तो उन्होंने क्या किया, वहां से सीट खाली करवाई और किसको? किसको? बी आर अंबेडकर जी को चुनाव लड़वाया और वहां से उनको सदस्यता दी। तो पहले आपसे पूछ ले कि जो हमारे बी आर अंबेडकर जी है ये कहां से निर्वाचित हुए थे, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? पूर्वी बंगाल ही आप आंसर करोगे। अब इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ ऐसे कि भाई भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, विभाजन हो गया 3 जून 1947 को। तब भाई ये जो पूर्वी बंगाल है ये किसके हिस्से में चला गया? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया तो आपको पता, जब पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा तो यहाँ की जो संविधान सभा की सदस्य संख्या की वो भी कम हो जाएगी, हट जाएगी। तो भाई इनकी वापस, जो बी आर अंबेडकर जी है इनकी सदस्यता वापस गई। अब क्या करें? अब वापस बाहर हो गए संविधान सभा से। तो अब इस चीज का पता लगता है किसको? कांग्रेस को। भाई कांग्रेस को पता है अच्छे से कि बी आर अंबेडकर जी के बिना संविधान हम बना नहीं सकते, हमारा संविधान अधूरा रह जाए। तो इन्होंने क्या किया, फिर बॉम्बे से, फिर इनके जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उससे सीट खाली करवाई और इनको कहां से? बॉम्बे से निर्वाचित किया। कहां से? बॉम्बे से। तो सेकंड टाइम कहां से? बॉम्बे से। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन वाला प्रश्न अगर किसी भी प्रकार से पूछे, बिल्कुल रेणु शर्मा जी सही कहा, 3 जून 1947 को पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ठीक है। कोई बता दो। अच्छा जी, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ वापिस। अगर आपसे पूछे जो बी आर अंबेडकर जी है उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था, आपको दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, तब आप आंसर क्या करोगे? अगर आपसे पूछे बी आर अंबेडकर जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तब आप आंसर क्या करोगे? तो ध्यान रखना, तब आपको आंसर करना है कौन सा? पूर्वी बंगाल।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको दोनों ही मिलेंगे, लेकिन जो आपका आंसर राइट वाला होगा वो कौन सा होगा, पूर्वी बंगाल से थे, या फिर बंगाल भी आ जाए तो भी आपको आंसर क्या करना है, बंगाल ही करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी किसकी, इसके बाद अगर प्रश्न ऐसे ना पूछकर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद बी.आर. अंबेडकर जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, स्पष्ट दे, विभाजन की बात लिखे, तब आपको आंसर करना है बॉम्बे। ठीक है, तो दोनों चीज आपके समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे की बात करें कि और आगे क्या हुआ, तो संविधान सभा से जो प्रश्न पूछा जाता है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो चुनाव था वो किस पद्धति पर आधारित था। संविधान सभा का चुनाव, तो ध्यान रखना, वर्गीय आधार पर किया गया था। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय आधार पर किया गया था भाई, किस पर, वर्गीय आधार पर। ठीक है, वर्गीय आधार पर। अब आप कहोगे कैसे सर, वर्गीय आधार कैसे, तो आपका पता है आज भी जब चुनाव होते हैं, आज भी अगर आप चुनावों में आपने भाग लिया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि कहीं तो एसटी का कैंडिडेट होता है, कहीं एससी का होता है, कहीं ओबीसी वाला चुनाव लड़ता है, कहीं जनरल वाला लड़ता है, यही होता है आज की टाइम पे। तो इसी प्रकार उस टाइम पे भी व्यवस्था थी भाई, ये सीट फिक्स हो जाती थी पहले ही। आज भी आपको पता है कि इतनी सीटों पर एसटी के कैंडिडेट लड़ेंगे, इतनी पर ओबीसी के लड़ेंगे, इतनी पर जनरल के लड़ेंगे, यही होता है। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय आधार पर हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उस टाइम पे कितने वर्गों के आधार पर यह चुनाव लड़ा गया था, तो ध्यान रखना, तो वर्गीय आधार था, कितने वर्ग थे उस टाइम पर, 3 वर्गों पर यह आधारित था। 3 वर्ग कौन कौन से, तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो कौन सा हो जाएगा, मुस्लिम हो जाएगा, मुस्लिम। दूसरा कौन सा होगा भाई, दूसरा कौन सा होगा, तो ध्यान रखना दूसरा कौन सा था, मुस्लिम के अलावा सिख था। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा जनरल, यानी कि सामान्य। तो 3 वर्गों पर यह आधारित था। और जो चुनाव की सीटें फिक्स की गई वो भी आप ध्यान रख लेना, चुनाव के लिए 213 सीटें पर तो कौन चुनाव लड़ेंगे भाई, कौन लड़ेंगे, जनरल वाले लड़ेंगे। ठीक है, सिख कितनों पर लड़ेंगे, तो सिख 4 सीटों पर लड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कितनी बची भाई, 13 4 17 काट दो, 217 काट दो, 296 पर चुनाव हुआ था, कितने बच के, कितने बच के भाई, 79। तो 79 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा भाई, 79 सीटों पर मुस्लिम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि जनरल से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया, तो 213, 4 सिख ने लड़े थे, और मुस्लिम कितनी सीटों पर, 79 सीटों पर। तो ये तीनों चीजें ही आपको ध्यान में रखनी है कि संविधान सभा का वर्गीय आधार पर चुनाव हुआ, कितने वर्ग थे, तो 3 वर्ग थे। ठीक है, तीनों कौन कौन से थे, तीनों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात होगी चुनाव की। और आगे क्या हुआ, और आगे की चीज देखें, तो आगे की अपन बात करें किसकी, संविधान सभा में। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, संविधान सभा में, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, क्या आंसर करोगे, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, महिलाओं की संख्या कितनी थी भाई। ठीक है, महिलाओं की संख्या आपसे पूछ ले, महिलाओं की संख्या कितनी थी, तब आंसर आप क्या करोगे भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिलाओं, क्या बात है, रिया जी ने तो जैसे ही प्रश्न किया आपने आंसर भी दे दिया, क्या बात है भाई, 15, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि अगर आपसे महिलाओं की संख्या पूछे तो कितनी थी। चलो ये बात तो आपने बता दी, चलो अब ये भी बता दो कि संविधान सभा के अंतर्गत, संविधान सभा के अंतर्गत ही एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी उसका नाम क्या था, एक ही महिला थी संविधान सभा में। ठीक है, किसमें, संविधान सभा के अंतर्गत एकमात्र मुस्लिम महिला, उसका नाम क्या था, एकमात्र मुस्लिम महिला, मुस्लिम महिला, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, आंसर आना चाहिए सबका, सबका आना चाहिए, एकमात्र मुस्लिम महिला। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो तो आपको आसानी हो रही होगी समझने में। 10 ने किया था सिग्नेचर, सिग्नेचर की अपन बात ही नहीं कर रहे अभी, जब संविधान निर्माण हो जाएगा तब बात करेंगे सिग्नेचर की, तो तब बात आएगी। भूमिका जी कह रही है, अच्छा जी, और आंसर करेंगे भाई, आंसर बिल्कुल, योगेश जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑप्शन 2, अच्छा ऑप्शन देने पड़ेंगे क्या, ऑप्शन नहीं भाई, बिना ऑप्शन, एकमात्र महिला थी, एकमात्र महिला थी, मतलब किसी को नहीं पता। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले तो क्या आंसर करोगे, बेगम, बेगम अय्याज, अय्याज रसूल, क्या नाम था, बेगम अय्याज रसूल उनका नाम था, अय्याज रसूल। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के अंतर्गत एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी उसका नाम क्या था, तो ध्यान रखना बेगम अय्याज रसूल थी, जिसने एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसने संविधान सभा के अंतर्गत भाग लिया था। बिल्कुल बिल्कुल रिया जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल अब पता लग गया।
अब अगर प्रश्न आ जाए तो ये गलत नहीं करना है। आगे बढ़े अपन, और संविधान सभा से क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो और क्या प्रश्न बनेंगे संविधान सभा से। अपने सब बात कर ली कि कितने महिलाएं थी। अगर आपसे बात करें सदस्यों की संख्या अपने बात कर ली, क्या कह रही है भाई, बेगम अय्याज रसूल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। और अपन बात करें किसकी, संविधान सभा की ही, संविधान सभा की। तो संविधान सभा के अंतर्गत एक प्रश्न और आता है जो आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, और उसमें आपको ऑप्शन मिलता है महात्मा गांधी जी का। तो आप बताएंगे क्या महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा में भाग लिया था या नहीं लिया था। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है भाई कि निम्न में से संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तब आप आंसर क्या करेंगे। तो ध्यान रखना महात्मा गांधी जी का नाम वहां पर जरूर दिया जाता है, तो इन्होंने भाग नहीं लिया था। क्योंकि अपन क्या देखते हैं, क्योंकि जब स्वतंत्र हुआ था भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो इसमें विशेष योगदान किसका था, महात्मा गांधी जी का। लेकिन इन्होंने जब संविधान का निर्माण हुआ तो इसमें किसी प्रकार से इन्होंने भाग नहीं लिया। तो ये भी ध्यान रखना, इन्होंने भाग नहीं लिया था भाई, ठीक है। तो ये हमारा संविधान जो सभा थी ये तो यही समाप्त होती है। अब अपन जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, संविधान का निर्माण, कि संविधान का हमने किस प्रकार से निर्माण किया, ठीक है। तो यहां तक तो बात किसकी थी, संविधान सभा की बात थी। अब अपन जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे किसकी, संविधान निर्माण की। संविधान निर्माण की हम लोग बात करेंगे। तो संविधान निर्माण की सबसे पहले यही बात आती है कि कब हमने संविधान निर्माण का प्रारंभ किया, डेट क्या थी संविधान निर्माण की। तो आपको पता है पहला जो अधिवेशन होता है संविधान सभा का, संविधान सभा का हाँ जो पहला अधिवेशन होता है किसके लिए, संविधान निर्माण के लिए, प्रथम अधिवेशन, वो कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, प्रथम अधिवेशन। जल्दी से कमेंट करेंगे जिनको पता है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करेंगे। सारे प्रश्नों की भी अपन साथ में ही बात करते रहेंगे कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कहे कि संविधान का निर्माण है वो किस डेट से प्रारंभ हुआ, या फिर कहें कि प्रथम अधिवेशन है वो कब से प्रारंभ हुआ, या फिर कहें कि प्रथम बैठक है वो कब प्रारंभ हुई, तो तीनों के आंसर एक ही है, तीनों के आंसर आपके एक ही हैं। कि अगर क्या कहे संविधान निर्माण का प्रारंभ किस डेट से हुआ, प्रथम अधिवेशन का प्रारंभ किस डेट से हुआ, प्रथम बैठक का प्रारंभ किस डेट से हुआ, बिल्कुल कविता जी का आंसर आ गया है, रिया जी का आंसर आ गया है 1946। लेकिन मैंने डेट पूछी थी, कविता जी ने सही कहा 9 दिसंबर। कब, 9 दिसंबर 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 से। और कब तक चला था प्रथम अधिवेशन, तो ध्यान रखना 23 दिसंबर 1946 तक प्रथम अधिवेशन चला था भाई, ठीक है। सारी बात करेंगे संविधान निर्माण के अंतर्गत, जो भी अपनी महत्वपूर्ण होगी परीक्षा से संबंधित सारी बातों को यहां पर करेंगे। तो आपसे क्या क्या पूछे, प्रथम अधिवेशन पूछे तो भी आपको आंसर क्या करना है 9 दिसंबर। संविधान निर्माण की डेट पूछे कि प्रारंभ की डेट क्या थी 9 दिसंबर 1946, और फिर आपसे पूछे कि प्रथम बैठक की डेट क्या थी, तब भी आप क्या करोगे 9 दिसंबर 1946। बिल्कुल, तो जो रिया जी कह रही हैं बिल्कुल, जो दिल्ली का केंद्रीय विधानसभा थी दिल्ली की, उसका जो पुस्तकालय भवन था उसके अंतर्गत पहली बैठक हुई थी भाई, बिल्कुल। अब बात करेंगे किसकी, पहली बैठक की, ठीक है। तो पहली बैठक है, इसका प्रारंभ कब से हुआ, प्रथम बैठक की बात करें, संविधान निर्माण की बात करें तो प्रथम बैठक हुई थी भाई 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अंतर्गत जो भी बातें हुई जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सारी बातों को यहां पर करेंगे, ठीक है। तो ये समय रखा गया, कितने समय रखा गया, 11 बजे, कि अपन कब मिलेंगे 9 दिसंबर को मिलेंगे, और कब मिलेंगे भाई 11 बजे मॉर्निंग में, सुबह कितने बजे भाई 11 AM पर हम कहां मिलने वाले हैं, भाई दिल्ली का जो केंद्रीय दिल्ली का केंद्रीय विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल, उसके पुस्तकालय भवन के अंदर, या फिर कहें पुस्तकालय हॉल के अंदर, ठीक है, पुस्तकालय हॉल के अंदर। तो ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे कि 9 दिसंबर जो पहली बैठक हुई थी वो कहां पर हुई थी, दिल्ली के अंतर्गत हुई थी, केंद्रीय विधानमंडल के पुस्तकालय भवन में ये प्रथम बैठक हुई तो थी, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन हुआ क्या क्या था इसके अंतर्गत, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या हुआ उसकी अपन चर्चा करें। तो ध्यान रखना,
पहली बार जब बैठक होती है, आप सभी को पता है किसी भी चीज की बैठक हो तो आपको अच्छे से पता है पहले क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि जो बैठक होगी उसकी कोई ना कोई तो अध्यक्षता करेगा ना। मीटिंग भी होगी, मान लो कोई भी मीटिंग होती है, आप मीटिंग भी रखते हो तो उसका एक न एक तो वो होता है ना, अध्यक्ष होता है ना। तो वही इसी प्रकार जो पहली बैठक हुई उसका भी क्या चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, अध्यक्ष चाहिए था। अब भाई बनाए तो बनाए किसको, अब बनाए तो बनाए किसको भाई, तो ये भी बात थी, क्योंकि सभी को पता है, आप सबको पता है कि आपकी भी इच्छा है, जैसे 300 अपन बैठे हैं तो कहेंगे भाई मुझे अध्यक्ष बनाओ, वो कहेगा मुझे बनाओ, तो बनाए कैसे। तो ध्यान रखना, इसके लिए हुआ क्या, जेबी कृपलानी नाम के एक व्यक्ति थे, जेबी कृपलानी, तो उन्होंने सुझाव दिया, जेबी कृपलानी जी ने सुझाव दिया कि भाई मैंने ऐसा देखा है, कहां पर, फ्रांस के अंदर, मैंने ऐसे देखा है फ्रांस के अंतर्गत कि क्या होता है वहां पर, जो सबसे वृद्ध कहते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर कहते हैं अपन, उसी व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, उस जो भी सभा हो रही है उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। कहां पर, फ्रांस के अंदर। ये किसने कहा, ये सुझाव किसने दिया, जेबी कृपलानी जी दिया। तो क्यों ना हम भी ऐसा कर लें कि भाई जो हम में से, हमारी जो संविधान सभा है इसके अंतर्गत जो भी सबसे बड़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, या फिर कहीं एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है, या फिर कहीं वरिष्ठ व्यक्ति है, वरिष्ठ उसी को कहेंगे अपन, ठीक है। तो उसे वरिष्ठ किसको कहते हैं अपन, जिसकी एज ज्यादा होती है उसी को अपन वरिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्यों ना फ्रांस की जो विधि है, फ्रांस के अंतर्गत जो वो अपनाते हैं वही तरीका अपन भी अपना ले। तो ध्यान रखना, भारत ने भी यही तरीका अपनाया, यानी कि संविधान सभा ने भी यही तरीका अपनाया। और सबसे वृद्ध व्यक्ति जो कौन थे भाई, वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। उस टाइम पे जो संविधान सभा थी इसके सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो कौन थे भाई, सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो इनको क्या बना दिया भाई हमने, इनको क्या बना दिया, अध्यक्ष। अब इसको अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं अपन, क्योंकि उसका तो अध्यक्ष था लेकिन ये अस्थायी था, अभी फिक्स नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ हमने क्या किया है भाई, कोई ना कोई सभा का संचालन तो करे, इस संविधान सभा का संचालन तो करे, इसके लिए हमने इसको क्या कह दिया, अस्थायी अध्यक्ष। भाई स्थायी तो हम बनाएंगे, सभी की सहमति से बनाएंगे, पर अभी कौन करे, अभी फिलहाल तो कौन करे, तो इसके लिए हमने किसको बना दिया, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया। अब यहां से आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है वह भी अपन यहीं पर देख लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा, तो पहली बैठक तो अपन ने बात कर ली, अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि संविधान सभा के अंतर्गत जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया, ये विधि हमने कहां से ली। तो ध्यान रखना कहां से ली, फ्रांस का तरीका हमने अपनाया था, यानी कि फ्रांस से ये विधि ली थी, ठीक है। इसके बाद इसका सुझाव देने वाले कौन थे, जेबी कृपलानी जी थे, ठीक है। अब बनाया किसको हमने, किसको बनाया, सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। अब इसी को ध्यान रखना, एक चीज और आपसे यहीं से पूछी जाती है, अस्थायी अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर भी इसको बोलते हैं। तो आपसे कहीं भी प्रश्न पूछे कि भारत की संविधान सभा थी, इसका प्रोटेम स्पीकर कौन था, प्रोटेम स्पीकर कहे तब भी आपको क्या आंसर करना है, सच्चिदानंद सिन्हा जी का करना है, ठीक है। ध्यान रखना दोनों चीज, यहां प्रोटेम स्पीकर की बात करें तब भी सच्चिदानंद सिन्हा जी, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तब भी सच्चिदानंद सिन्हा की भाई, ठीक है। ये पहली बैठक हो गई। जो पहली बैठक का पहला ही काम क्या था, अध्यक्ष चुनना था कि आगे की कार्यवाही देखे, तो पहला चुन दिया। अब अगली बात करें और आगे अगला क्या हुआ, यानी कि अगले दिन बैठक हुई 10 दिसंबर के दिन, 10 दिसंबर के दिन बैठक होती है, दूसरी बैठक 1946 को। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ उनकी बात करें तो अब तो ये तो बात हो गई, ये तो हमने क्लियर कर ली कि पहली बैठक के अंदर हमने अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। अब हमको स्थायी अध्यक्ष चुनना है, क्योंकि उसने तो क्या सिर्फ संविधान सभा इसका संचालन प्रारंभ कर दिया, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है, जो हमको संविधान निर्माण करना है, इसके लिए हमको अस्थायी अध्यक्ष चाहिए। तो उसका हम किस प्रकार से स्थायी अध्यक्ष चुने, इसके लिए क्या हुआ, निर्वाचन हुआ। क्या हुआ भाई, निर्वाचन हुआ। क्या हुआ, निर्वाचन हुआ भाई, ठीक है। तो निर्वाचन होता है किसका, संविधान सभा का, संविधान सभा के लिए अध्यक्ष का, अध्यक्ष के लिए बिल्कुल निर्वाचन हुआ। और निर्वाचन की क्या रखी, कुछ शर्तें रखी। अब शर्तें क्या क्या थी ये भी सुन लो, कि ये तो है ही नहीं कि कोई भी खड़ा हो जाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए करना पड़ेगा भाई, एक तो क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए, एक प्रस्तावक होना चाहिए। अब कहोगे सर ये अनुमोदक क्या है, प्रस्तावक क्या है, मैंने क्या कहा कि भाई जो भी चुनाव लड़ेगा किसका, अध्यक्ष का, उसके पास क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए अनुमोदक, एक तो होना चाहिए अनुमोदक, एक क्या होना चाहिए, प्रस्तावक, और एक क्या होना चाहिए, एक खुद की स्वयं की क्या होनी चाहिए भाई, सहमति होनी चाहिए। वही क्या कर सकता है, वही अध्यक्ष पद का क्या भर सकता है, नामांकन भर सकता है, नामांकन
भर सकता है भाई, नामांकन भर सकता है। नामांकन के लिए क्या क्या शर्तें रख दी, तो शर्तों को निर्धारण किया गया किस दिन, 10 दिसंबर के दिन, कि एक तो अनुमोदक होना चाहिए, एक प्रस्तावक होना चाहिए और स्वयं की सहमति होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर अनुमोदक क्या होता है, प्रस्तावक क्या होता है, तो अनुमोदक का तो मतलब क्या हो जाएगा कि भाई पहले तो प्रस्तावक को समझो तब अनुमोदक समझना, तो अच्छे से समझ में आएगा कि प्रस्तावक का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा है कि प्रस्ताव, यानी कि एक तो प्रस्ताव रखे। राजेंद्र प्रसाद के लिए प्रस्तावक जेबी कृपलानी ही थे, राजेंद्र प्रसाद जी के लिए। बिल्कुल आ रहे हैं बात पे भाई, है ना, बिल्कुल बात पे आ रहे हैं, थोड़ा सब्र करो भाई, सब्र करो, सारी बातें करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आराम से समझ के करेंगे कि आपको घर पे जाकर दोबारा इसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो अपन बात करें अनुमोदक की, प्रस्तावक की, तो ध्यान रखना प्रस्तावक का मतलब क्या होता है कि ये कहे कि भाई मैं, जैसे कि रिया जी चुनाव लड़ रही है, तो मैं कहूं कि भाई रिया जी को क्या करो आप, अध्यक्ष बना दो, तो ये तो कौन हो गया, मैं तो क्या हो गया, प्रस्तावक हो गया, रिया जी क्या हो गई भाई, रिया जी चुनाव लड़ने वाली हो गई, तो प्रस्तावक कौन हुआ, मैं हुआ, ठीक है। इसके बाद कहें कि अनुमोदक, तो इसका समर्थन करने वाला एक और व्यक्ति होना चाहिए, जैसे निर्मला जी हैं ऊपर, ठीक है, तो निर्मला जी क्या हो गई, अनुमोदक। ये भी क्या कहे, हाँ बिल्कुल, जो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो कह रहा हूं कि भाई रिया जी को क्या बना दो, अध्यक्ष बना दो, इसमें मैं सहमत हूं, तो ये तो कौन हो गया, अनुमोदक हो गया, ठीक है। अनुमोदक तो कौन हो गया, समझ में आ गई, जो क्या करे, इसके जो प्रस्तावक है इसका समर्थन करे, समर्थन करने वाला क्या हो जाएगा, अनुमोदक हो जाएगा। ये तो कौन हो जाएगा, प्रस्तावक, जो प्रस्ताव रखे, ठीक है। अब खुद की सहमति भी जरूरी है, किसकी, खुद की सहमति जरूरी है, यानी कि रिया जी खुद भी सहमति दे, ठीक है, कि हां मैं तैयार हूं इस अध्यक्ष पद के लिए, तो तीनों का ही होना अनिवार्य है, तीनों का ही अनिवार्य है। अगर तीनों की बात ठीक है तभी ये क्या भर सकता है, नामांकन भर सकता है। तो इसके लिए क्या हो गया, ये चीज हो गई क्या, अध्यक्ष पद के नामांकन भरने की शर्तें। ये कहां निर्धारित की, 10 दिसंबर, यानी कि जो दूसरी बैठक थी इसमें ये निर्धारित की गई। आगे बात समझ में। अब चुनाव के लिए नामांकन आए, और नामांकन भी कितने आए थे भाई, 4 नामांकन आए, 4 नामांकन आए थे। इनमें से 2 नामांकन तो स्वयं किसके, राजेंद्र प्रसाद जी के थे, राजेंद्र प्रसाद जी के, और 2 अन्य व्यक्तियों के थे, और जो 2 अन्य थे वो दोनों ही क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, खारिज हो गए। क्यों खारिज हो गए भाई, खारिज का मतलब समझते हो ना, रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट क्यों कर दिया उनको, क्यों, एक तो जो प्रस्ताव आया था वो क्या था, समय से बाद में आया था, जो समय निर्धारित किया, इसके लिए समय भी निर्धारित किया था कि 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक आप अपना नामांकन है वो जमा करवा सकते हैं। आप जो अपना नामांकन है वो 2 बजे तक आप नामांकन अपना जमा करा सकते हैं। इसके बाद अगर कोई जमा कराएगा तो वो क्या नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। तो एक नामांकन तो समय के बाद में आया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया, और एक के अंदर किसकी कमी थी, अनुमोदक प्रस्तावकों की कमी थी, तो इस कारण वो रिजेक्ट हो गया। अब बचा किसका, बचा राजेंद्र प्रसाद जी का। इसीलिए क्या हुआ कि बचा किसका नामांकन, राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक है। तो अगली जो बैठक होगी उसमें बात करेंगे। इस बैठक में तो यही काम हुआ, दूसरी बैठक के अंतर्गत। अब बात करें तीसरी बैठक की, तो तीसरी बैठक कब होगी, 11 दिसंबर को होगी, 11 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई, ठीक है, 11 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई। अब तीसरी बैठक में क्या हुआ 11 दिसंबर के दिन, तो इसको समझना कि 11 दिसंबर के दिन क्या क्या चीजें हुई। तो हमको क्या चुनना है, स्थायी अध्यक्ष चुनना है, स्थायी अध्यक्ष चुनना है, स्थायी अध्यक्ष। तो अब आपको पता है नामांकन एक आया है, नामांकन एक ही बचा है, तो बनेगा कौन, वही बनेगा। और किसको बनाया हमने, राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया हमने, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष बना दिया हमने राजेंद्र प्रसाद जी को। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, वो प्रश्न पूछा जाएगा, अगर प्रश्न पूछे आपसे कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, उसके अंतर्गत आपको राजेंद्र प्रसाद भी ऑप्शन में मिले, सच्चिदानंद भी ऑप्शन में मिले, तो क्या करोगे आप, तब आपको सीधा प्रश्न करना है, आंसर करना है क्या, राजेंद्र प्रसाद जी। तब ना तो स्थायी को देखना है, ना अस्थायी को देखना है, ना प्रोटेम स्पीकर को देखना है, तब किसको देखना है, राजेंद्र प्रसाद जी को देखना है। अगर सीधा प्रश्न पूछे कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था भाई, राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था, तब आपको राजेंद्र प्रसाद भी मिले ऑप्शन में, और क्या भी मिले, सच्चिदानंद सिन्हा भी। तो आंसर क्या करोगे, प्रोटेम स्पीकर पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर हो। तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना। अगर प्रोटेम स्पीकर पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा करना है, स्थायी अध्यक्ष पूछे या फिर अध्यक्ष पूछे तो क्या करना है, राजेंद्र प्रसाद, यहां से आंसर आपको करना है। तो ये हो गई तीसरी बैठक कि अब जो आगे का कार्य है वो कौन संभालेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी संभालेंगे, ठीक है। तो यहां तक तीसरी बैठक की बात हो गई। अब आगे बात करें और कौन सी बैठक इंपोर्टेंट,
अब आ जाओ कौन सी, डायरेक्ट आ जाओ अब 13 दिसंबर पर, 13 दिसंबर पर आ जाओ। अब आप कहोगे सर और बैठक कहां गई बीच की, 12 तारीख की कहां गई, तो 12 जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे। नहीं बैठकें तो कितनी हुई थी, टोटल बैठकें तो कितनी हुई थी 166, तो क्या हम 166 दिन की बात करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम केवल और केवल जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सब की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें किसकी, 13 दिसंबर की। तो आप सबको पता है 13 दिसंबर के दिन हुआ क्या था, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, हुआ क्या था 13 दिसंबर के दिन, किसके द्वारा क्या रखा गया था भाई, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था, जल्दी से बताएंगे। रिया जी 13 दिसंबर बिल्कुल करेक्ट कहा, लेकिन क्या हुआ था 13 दिसंबर के दिन। अच्छा 13 लोग हैं, कोई बात नहीं, चलो आपको पसंद तो आ रही है ना क्लास से। 13 दिसंबर को क्या किया था हमने, नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव को ही अपन क्या भी कहते हैं भाई, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं, उद्देश्य का भी बोलते हैं। और आप सभी को पता है प्रस्तावना क्या होती है, आप हिंदी में निबंध आपने लिखा होगा, हिंदी में निबंध लिखा है तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले उसमें प्रस्तावना लिखते हैं। क्यों भाई प्रस्तावना क्यों लिखते हैं, प्रस्तावना हम लिखते क्यों है, जब हिंदी का आपने निबंध लिखा है 10th में लिखा होगा, चलो अब सब्जेक्ट ही रहा आपके, तो 10th में तो आप सबने लिखा होगा लगभग 10th तक, तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं। और प्रस्तावना के अंतर्गत अपन कौन कौन सी चीजें लिखते हैं भाई, तो ध्यान रखना उसके अंदर अपन देखते हैं कि भाई हम आगे क्या क्या चीजें लिखने वाले हैं, जिस पर हम निबंध लिख रहे हैं उसके महत्वपूर्ण चीजें उसके अंदर अपन ऐड करते हैं कि हम आगे जो लिखने वाले हैं इन चीजों पर अपन आगे की बात करेंगे। तो यही क्या था प्रस्तावना के अंतर्गत था कि संविधान का निर्माण है वो हम किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या होगा हमारे संविधान में, इनकी बात की थी किसने, नेहरू जी के द्वारा, किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आंसर क्या करना है भाई, नेहरू जी के द्वारा। कब किया गया, 13 दिसंबर को किया गया। ठीक है, हो गई बात ये भी। और ये उद्देश्य प्रस्ताव है इसको हमने पारित कब किया, अगला प्रश्न आपसे पूछ ले कि इस उद्देश्य प्रस्ताव है इसको हमने पारित कब किया, तो कब किया भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे भाई। मोर इंपॉर्टेंट, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय लिखते हैं भाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके अंतर्गत अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखते हैं। बिल्कुल पूजा जी का आंसर आ गया है भाई। तो अपन बात करें किसकी, उद्देश्य प्रस्ताव की। तो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको भाई प्रस्तुत तो कब किया, अगर प्रस्तुत की डेट आपसे पूछे तब तो आपको ध्यान में रखना 13 दिसंबर। एक आपसे पूछा जाता है कि पारित कब किया गया, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको पारित कब किया गया भाई, तो पारित में आप क्या लिखोगे, पारित के अंदर आप क्या लिखोगे, तो पारित की जो डेट पूछे आपसे तो क्या करोगे भाई, 22 जनवरी 1947। क्या करोगे, 22 जनवरी 1947 आपको डेट करनी है। इस दिन क्या किया गया, जो नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसको क्या किया, पारित कर दिया, यानी कि मान लिया। बिल्कुल हम जो आपने उद्देश्य प्रस्ताव रखा है इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे आगे। और उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करें महत्वपूर्ण बात, तो उन्होंने 3 चीजों पर जोर दिया था उसमें। किन चीजों पर, 3 चीजों पर उन्होंने जोर दिया था कि हम क्या करेंगे, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। और कैसा बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक। और इसके साथ ही हम क्या बनाएंगे, गणराज्य भारत बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गणराज्य भारत बनाएंगे। इन्होंने 3 चीजों पर विशेष जोर दिया इस उद्देश्य प्रस्ताव में। कौन कौन सी चीजों पर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत को बनाएंगे, साथ में क्या लोकतंत्र भी हम बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हम अपनाएंगे, और गणराज्य भारत हम बनाने की कोशिश करेंगे भाई। 41 दिन लग गए उद्देश्य प्रस्ताव में, बिल्कुल लग गए भाई। इसके लिए क्या करना पड़ा, सारी चर्चा करनी पड़ती है। किसकी बात करें, पूरे संविधान का उद्देश्य था ये, पूरे संविधान के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई थी। बिल्कुल पूजा जी कह रही है डेमोक्रेटिक इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, बिल्कुल। तो किसकी बात करें, एक तो बात करें किसकी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है
कि हम है ना किसी दूसरे पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं रहेंगे, यानी कि जो भी निर्णय लेने हैं वो हम खुद लेंगे कि हमारे देश के अंतर्गत किस प्रकार का शासन होना चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब निर्णय कौन करेंगे भाई, हम खुद करेंगे। हम पर किसी भी देश का या फिर कहीं किसी का भी क्या नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं होना चाहिए। हम सारे जो निर्णय करेंगे हम वो खुद करेंगे। ये किसने कहा, नेहरू जी ने। यानी कि हम भारत को क्या करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। ये किसने कहा, नेहरू जी के द्वारा। इसके बाद उन्होंने बात की लोकतंत्रात्मक की, कि लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या, कि भाई जो जनता है ना ये सर्वोपरि है, और जैसा जनता चाहेगी ना वैसा ही होगा हमारे देश के अंतर्गत, या किसी विशेष आदमी का नहीं होगा। अंतिम जो शक्ति होगी ना वो किसके हाथ में होगी, वो जनता के हाथ में होगी। जो देश की अंतिम शक्ति है ना वो किसके हाथ में होगी, देश की जनता के हाथ में होगी। यानी कि हम कैसा देश अपनाएंगे, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हम हमारे देश के अंतर्गत अपनाएंगे, जिसमें क्या होनी चाहिए, जनता ही सर्वे सर्वा होनी चाहिए, जैसा जनता चाहे वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी लोकतंत्रात्मक शासन की बात होगी। फिर अपन बात करें गणराज्य की, तो गणराज्य का मतलब क्या हुआ, कि जब हमने जनता को सर्वे सर्वा बना दिया तो यानी कि जनता ही जिसको चुनेगी ना वही क्या करेगा, शासन करेगा, यानी कि वही हमारा क्या होगा, अध्यक्ष होगा। तो हमने क्या कहा कि भाई जो हमारा अध्यक्ष होगा या कि हमारे देश का जो प्रमुख होगा वो क्या होगा भाई, अरे निर्वाचित होगा, वो क्या होगा, निर्वाचित होगा। ये किसने कहा, नेहरू जी ने। यानी कि गणराज्य हम किस प्रकार से बनाएंगे, कि जो हमारा अध्यक्ष होगा, जो हमारा प्रमुख होगा, जो हमारा राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, निर्वाचित होगा, ना कि कैसा, वंशानुगत। ये बात किस में आ गई, गणराज्य में। तो तीनों मतलब आपके समझ में आए होंगे कि नेहरू जी करना क्या चाह रहे थे। नेहरू जी करना क्या चाह रहे थे, बिल्कुल निर्वाचित तो आप समझ गए होंगे ना, यानी कि उनका चुनाव किया जाएगा, चाहे चुनाव अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, लेकिन चुनाव करके ही, जैसे कि राष्ट्रपति होता है हमारा, वो चुनाव के द्वारा ही वहां पर पहुंचता है, चाहे सीधे हम ना चुने, लेकिन हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वही तो चुनते हैं, वही तो चुनते हैं किसको, राष्ट्रपति को। तो ये बात इन्होंने अपनी उद्देश्य प्रस्ताव में इन्होंने कर दी थी। तो ये आपने उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित प्रश्न हो गया। ठीक है, अब आगे की अपन बात करें थोड़ी सी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद किसकी जरूरत पड़ी हमें, उपाध्यक्ष की भी। अध्यक्ष हमने बना दिया तो उपाध्यक्ष की भी थोड़ी सी बात कर ले कि उपाध्यक्ष किसको बनाया गया। तो जो उपाध्यक्ष थे वो बने थे कौन कौन, जल्दी से नाम बताएंगे। 2 उपाध्यक्ष बनाए थे हमने, कौन कौन भाई, एक तो बनाया था हमने कौन, एच.सी. मुखर्जी। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के, संविधान निर्माण के जो संविधान सभा थी उसके अंतर्गत उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था। ठीक है, और अध्यक्ष किसको बनाया गया था, उपाध्यक्ष बने थे 2 व्यक्ति, उपाध्यक्ष बने थे 2 व्यक्ति, कौन कौन से, एक तो एच.सी. मुखर्जी। अगली बात करें, बिल्कुल एच.सी. मुखर्जी आ गया भाई, और बताओ जल्दी से दूसरा नाम बताओ, अरे दूसरा कौन था, बी.टी. कृष्णमाचारी, बी.टी. कृष्णमाचारी। तो दोनों नाम भी आपको ध्यान में रखने, कृष्णमाचारी। ठीक है, एक तो कौन था, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, दूसरा कौन था, बी.टी. कृष्णमाचारी। बी.एन. राव नहीं था, बी.एन. राव नहीं था, यही तो आप लोग गलती करते हो, यही तो आप लोग गलती करते हो। अब आपको ध्यान में रखना है, 2 हमारे क्या थे, बी.एन. राव तो संवैधानिक सलाहकार था संविधान सभा का, उसकी भी बात करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा क्या करो, सब्र करो, सारी चीजें आएंगी अभी। ठीक है, तो उपाध्यक्ष की पूछे तो क्या ध्यान रखना है, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, अब संविधान निर्माण होगा तो संविधान निर्माण के लिए क्या करें अपन, कि भाई दिमाग की भी तो जरूरत है ना, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो क्या करे, सहयोग करे। तो जो संविधान निर्माण करने की जो व्यवस्था थी इसको क्या किया, किसके हाथों में दिया, बी.एन. राव के हाथों में। किसको दिया भाई, बी.एन. राव को दिया, कि भाई हम जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है भाई वो किसके हाथों में सौंप रहे हैं भाई, किसके हाथों में सौंप रहे हैं, तो ध्यान रखना बी.एन. राव के हाथों में, बी.एन. राव के हाथों में। ठीक है, यानी कि संवैधानिक जो सलाहकार होगा ना संविधान सभा का, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार वो कौन होगा, संवैधानिक सलाहकार वो कौन होगा, बी.एन. राव होगा। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार हमने किसको बनाया, कि हम इसके निर्देशन में क्या करेंगे, हमारा संविधान बनाएंगे। बिल्कुल सर, यही याद रहा, अच्छा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, यही तो बात है क्लास की। अगर आपके यहाँ ये आपने यहाँ पर आंसर दिया, अब कंफ्यूजन था, आगे आप कभी भी जब चाहे एग्जाम दोगे चाहे कहीं और पढ़ोगे तब भी आप आंसर क्या करोगे, हम बी.एन. राव कहां पर करोगे, यहां आंसर करोगे, और यहां आंसर क्या करोगे, बी.टी. कृष्णमाचारी आप आंसर करोगे। ठीक है, आगे बात करें अपन कि संवैधानिक सलाहकार तो किसको रखा गया, बी.एन. राव को, और इसी के निर्देशन में हमने क्या किया, पहला हमारा जो प्रारूप था उसका निर्माण किया।
तो आपसे प्रश्न किया जाता है कि संविधान सभा का जो पहला प्रारूप था वो किसके द्वारा तैयार किया गया, तो आपको ऑप्शन जो मिलेंगे वो मिलेंगे, एक तो बी.एन. राव होगा उसमें और एक बी.आर. अंबेडकर होगा, और यही आपका कंफ्यूजन भी होगा, यही आपका कंफ्यूजन भी होगा, और आप सीधा आंसर किसको ठोकोगे जाके, बी.आर. अंबेडकर जी को, क्योंकि आपको पता है कि संविधान है इसका निर्माण किसने किया, बी.आर. अंबेडकर जी ने किया, यानी भीमराव अंबेडकर जी ने किया। पूजा जी कह रही है भाई सॉरी सर हमें जाना पड़ेगा, रिकॉर्डेड लेंगे बाद में। ओके भाई ओके, कोई नहीं, ठीक है। तो अपन बात करें किसकी, बी.आर. अंबेडकर जी की और बी.एन. राव की। तो अगर आपसे पूछे कि पहला जो प्रारूप था संविधान सभा का वो किसने तैयार किया, या फिर संविधान का कहें कि संविधान का जो पहला प्रारूप था वो किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ध्यान रखना बी.एन. राव जी के द्वारा ये तैयार किया गया था, ठीक है। आपको वहां पर आंसर ये नहीं करना है, ठीक है। इसकी भी बात करेंगे आगे आकर, आगे जाकर इसकी भी अपन बात करेंगे। अब जो यहां से एक और प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में वो यह बनता है कि जो बी.एन. राव जी है ना, इन्होंने जो संविधान है ना उसका जो प्रारूप तैयार किया ना उसमें कितने अनुच्छेद थे, यानी कि जो बी.एन. राव जी के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था उस प्रारूप में कितने अनुच्छेद थे। तो अनुच्छेद के बारे में पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है भाई, 243। आपको 143 याद रहता है ना, 143 तो आपको याद रहता है ना, तो अब की बार आपको क्या याद रखना है, 243 याद रखना है कि ये किसने प्रारूप में के, बी.एन. राव के प्रारूप के क्या थे ये भाई, अनुच्छेद थे भाई। क्या ध्यान रखोगे, अनुच्छेद थे, ठीक है। तो ये बात होगी यहां से कि पहला प्रारूप किसने तैयार किया, तो बी.एन. राव ने किया, ठीक है। कितने अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद थे, ठीक है। अब बी.एन. राव को क्या कर दिया, सौंप दिया प्रारूप का। अब ये दूसरे देशों के जाके संविधान पढ़ रहे थे, उनको देख रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, तो इनको पता चला कि हमारे देश में भी तो एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो संविधान का बहुत ही ज्ञाता है, और वो किसका नाम याद आया, बी.आर. अंबेडकर जी का। तो इन्होंने अपने संविधान सभा थी उसमें बात रखी कि आप लोग मेरे निर्देशन में क्या कर रहे थे, अब तक संविधान का निर्माण कर रहे थे, लेकिन हमारे बीच में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे से भी ज्यादा क्या है, ज्ञाता है। मैं चाहता हूं, मैं ये अपना प्रस्ताव रख रहा हूं कि ये जो संविधान है इसका निर्माण है वो मेरे निर्देशन में ना रखकर किसके निर्देशन में करें आप, बी.आर. अंबेडकर जी के निर्देशन में करें। ये किसने प्रस्ताव रखा, तो ध्यान रखना बी.एन. राव जी के द्वारा। और अब जो प्रारूप होगा अगला वो किसके हाथों में चला गया, बी.आर. अंबेडकर जी के हाथों में। और अपन बात करें, आप एक उसी के रिगार्डिंग आप क्या भी पढ़ते हो, एक प्रारूप समिति पढ़ते हो। किसका गठन किया हमने, प्रारूप समिति का हमने गठन किया। प्रारूप समिति का आपसे पूछ ले गठन कब किया गया, तब आंसर आप क्या करोगे, तो ध्यान रखना इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है। गठन कर दिया प्रारूप समिति का, और इसके अंतर्गत कितने सदस्य रखे तो आपको अच्छे से पता होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बिल्कुल बी.आर. अंबेडकर जी, एक एक की अपन बात करेंगे। अगर आपसे पूछे प्रारूप समिति का गठन कब किया, 29 अगस्त 1947 को किया। फिर आपसे पूछे कि इसके अंतर्गत सदस्य संख्या कितनी थी, आपसे पूछे सदस्य संख्या, तब क्या करोगे आप, जल्दी से आंसर करो, सदस्य संख्या कितनी थी भाई। सदस्य संख्या की आपसे बात करें तो आंसर क्या होगा आपका, तो सदस्य संख्या थी बिल्कुल 7, ठीक है। बिल्कुल शालिनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग आपको भी। सदस्य संख्या कितनी थी भाई, 7 थी सदस्य संख्या, ठीक है, 7 थी बिल्कुल। अब यहां से आपके एग्जाम का लेवल देखे ना तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा के जो 7 सदस्य थे ना इनको ही ऑप्शन में रख दे और आपसे कहे निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तब आप क्या करोगे। अगर आपको सातों नाम नहीं पता तो आंसर क्या करोगे आप, इसलिए आपको सातों नाम भी ध्यान रखने कि नामों को आप ध्यान कैसे रखें उसकी भी बात करें, कौन कौन इसमें सदस्य थे, एक एक की अपन बात करें। पहला सदस्य तो अपन किसको लेंगे भाई, किसको लेंगे, बी.आर. अंबेडकर जी को। पहले तो कौन हो गए, बी.आर. अंबेडकर। अगले की बात करें सदस्य दूसरे नंबर पे बात करें, कौन थे तो ध्यान रखना कौन थे, बी.एल. मित्तर थे, ठीक है। और मैं बात करूं आपसे अगला सदस्य कौन था तो क्या ध्यान रखोगे, के.एम. मुंशी, प्रेमचंद मुंशी नहीं भाई, के.एम. मुंशी ध्यान रखना है यहां पर, क्या ध्यान रखोगे, के.एम. मुंशी, ठीक है। अगली मैं बात करूं तो किसका नाम लिखें, कृष्णा स्वामी अय्यर। और मैं बात करूं और कौन था भाई, 4 हो गए। पांचवे की मैं बात करूं तो पांचवा कौन सा भाई, मोहम्मद
शार्दुल। और बात करूं मैं गोपाल, छठा नंबर गोपाल स्वामी, आयंगर। अब एक नाम रह गया है, वो आप कमेंट करोगे, किसको पता है, किसको पता है? सातवां, बिल्कुल कृष्ण स्वामी भगवान, डॉक्टर बी आर, बिल्कुल। अब आपके, मैंने एक नाम छोड़ा है, वो आपके लिए छोड़ा है कि किन किन को सातों के सातों नाम पता है। कौन कौन हो गए? बी आर अम्बेडकर जी हो गया, बी एल मित्तर जी हो गए, के एम मुंशी जी हो गए, कृष्ण स्वामी अय्यर भी हो गए, मोहम्मद शार्दुल भी हो गए, गोपाल स्वामी आयंगर भी हो गए। अब बच्चे कौन है? कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी बाद में थे। प्रारूप समिति किसकी बात करें अपन? 29 अगस्त की बात कर रहे हैं अपन। अभी 29 अगस्त की बात करें, उस दिन की बात करें जब ये 7 सदस्य निर्धारित किए थे। ठीक है, कृष्णामाचारी को तो बाद में, जब किसने इस्तीफा दिया था? बी एल मित्तर के द्वारा इस्तीफा दिया गया था, इसके बाद इनको शामिल किया था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खेतान जी आंसर आ गया भाई। कौन भाई? डीपी खेतान जी, डीपी खेतान जी भाई, है ना, डीपी खेतान जी, बिल्कुल। रिया जी, मतलब आपको पता तो है, मतलब आपने सारी क्लासेस पहले भी ले रखी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो डीपी खेतान जी है, इनको क्या किया गया? इसका सदस्य बनाया गया। अब सातों के सातों आपको नाम कैसे याद रहे, इसके लिए आप कहो तो मैं आपको ट्रिक याद करवा दूं। उस ट्रिक से आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सातों नाम भूल जाओ। क्या पता कल के एग्जाम में निम्न देख ले, 3 नाम को आपको यहां से मिल जाए और एक कोई अलग डाल दे, तब अगर सातों नाम नहीं पता है तो आपका आंसर ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा संविधान सभा में नहीं था। तो ध्यान रखना कि हम सातों नामों को याद किस प्रकार से रखें। भाई वैसे ट्रिक आप खुद की भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही आप याद रखो। आपकी इच्छा है कि आपको किस प्रकार से याद रहता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि मैं क्या बता रहा हूं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद किस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो ट्रिक की बात करें अपन, तो आप क्या याद रखोगे? बी आर अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी, अपने मित्र। कौन भाई? अपने मित्र, अपने मित्र, ऐसे लिखो इस मित्र को, अपने मित्र मुंशी व कृष्णा के साथ, मुंशी व कृष्णा के साथ, कृष्णा के साथ कहां पर आए? कृष्णा के साथ खेतों पर आए, खेतों पर आए। ये तो याद रह जाएगा। कौन भाई, कौन आ रहे हैं? बी आर अम्बेडकर जी आ रहे हैं अपने मित्रों के साथ, कहां पर आ रहे हैं भाई? खेतों पर आ रहे हैं, बस ये याद रखना है। बी आर अम्बेडकर जी अपने मित्र हैं, कौन कौन है भाई? मुंशी और कृष्ण जी हैं, दोनों के साथ कहां पर आ रहे हैं भाई? खेतों में आ रहे हैं। ये याद रख लिया आपने तो आपको सातों के सातों नाम याद हो जाएंगे भाई। बिल्कुल सर जी, मैंने संविधान निर्माण पढ़ा है, कुछ दिनों पहले ही पहली बार पढ़ा था तो पूरी शिद्दत से पढ़ा था। बस मैं भी सभी से यही कहूंगा, आप जब भी पढ़ो एक बार ही पढ़ो। आप ऐसा ना करो कि मैं अगली बार देख लूंगा। जब भी पढ़ो तो एक बार में ऐसा पढ़ो कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार में ऐसा कर लो कि हमें, आप देते हो एग्जाम, ये तो मेरा पहला एग्जाम है, बाद में क्लियर कर लूंगा। अरे पहला ही एग्जाम दो ना, उसको आप अपना अंतिम एग्जाम समझो कि मैं यही एग्जाम दूंगा, इसके बाद मुझे एग्जाम ही नहीं देना, यही एग्जाम देना है और इसी में हमको सिलेक्शन लेना है। क्यों सोचे हम बाद की? हम इसी एग्जाम की ऐसी तैयारी करें ना कि हमें दोबारा तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। एक बार ही कर लो ना वो तैयारी, छोड़ दो सब कुछ। थोड़े दिन की बात है, 6 महीने में आपकी एग्जाम हो जाती है, 6-7 महीने एग्जाम पे दे दो। अब बात करें कि आप कैसे याद रखोगे, तो याद कैसे रखोगे आप कि बी आर अम्बेडकर जी से तो आपको याद रह ही जाएगा। कौन? बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, अब आप इससे क्या याद रखोगे? इससे याद क्या रखोगे? बी एल मित्तर याद रख लोगे। ठीक है, पहली बात, पहला सदस्य हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तीसरी बात करें के एम मुंशी जी हो गए, चौथी बात करें कृष्ण स्वामी अय्यर जी हो गए। ठीक है, 7 से क्या रखोगे? सादुल याद रख लोगे, 5वां सदस्य हो गया। खेतान से क्या रखोगे? खेतान से क्या रखोगे? खेतों से खेतान रख लोगे। ठीक है, 6 याद हो गए। अरे फिर गोपाल का नाम इससे रख लेना भाई, अरे जो कृष्णा जी है ना, इसका ही विलोम होता है ना, सॉरी कृष्णा जी का ही क्या होता है? पर्याय होता है ना गोपाल, तो दोनों चीजों को यहाँ पे याद रख लेना भाई। रह जाएंगे क्या याद सातों के सातों? अब तो कभी नहीं भूलोगे ना, अब तो कभी नहीं भूलोगे ना। बिल्कुल मेरा भी यही उद्देश्य है कि आप एक बार में ऐसा पढ़ो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं कम से कम वो तो आपके ऐसे माइंड में बैठे कि इन चीजों को तो चाहे कभी भी पूछ ले कोई, हमें हमेशा याद रहे। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? किसकी बात हो गई? ये होगी हमारे प्रारूप समिति की बात हो गई। ठीक है,
और अगर आपसे एक प्रश्न और यहां से पूछा जाता है कि जो बी आर अम्बेडकर जी है, इनको जो अध्यक्ष बनाया गया वो कब बनाया गया। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप कह रहे हो बी आर अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, तो इनको अध्यक्ष बनाया कब गया था, तो बताओ, जल्दी से बताएंगे कि जो बी आर अम्बेडकर जी है इनको अध्यक्ष कब बनाया गया था। जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग कि इनको अध्यक्ष कब बनाया गया था। अब मैं आगे की बात करूं थोड़ी सी, तो प्रारूप समिति हो गई। तो प्रारूप समिति का गठन किस लिए किया था हमने, संविधान बनाने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए। तो इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद थे वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने जो अनुच्छेद दिए थे बनाकर, वो दिए थे कितने भाई, कितने दिए थे, 315। वाह रिया जी, शाबाश। मुझे भी लगता है कि आपने जो पढ़ा था पूरी शिद्दत से पढ़ा था, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आया है। 29 अगस्त अधिकतर जो आंसर आते हैं वो जिन्होंने नहीं पढ़ा या थोड़ा ऊपर से पढ़ा है ना, वो 29 अगस्त कर देते हैं कि भाई 29 अगस्त है, उस दिन क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ था, तो उसी दिन उसको अध्यक्ष बनाया होगा। नहीं, लेकिन क्या ध्यान रखोगे, 30 अगस्त के दिन क्या बनाया गया था, उनको अध्यक्ष बनाया गया था भाई। ठीक है, तो आपसे प्रारूप की बात करेंगे। जो दूसरा प्रारूप था वो किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ध्यान रखना बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। पहला प्रारूप की बात करें तो बी एन राव के द्वारा। तो दोनों प्रश्न यहां से ध्यान रखना कि पहला प्रश्न तो क्या, पहला प्रारूप पूछे बी एन राव, दूसरा प्रारूप पूछे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, पहला प्रारूप के अंतर्गत अनुच्छेद पूछे तो कितने, 243 यानी कि 243 है ना, 143 नहीं 243, याद रह जाएगा। 143 ध्यान नहीं रखना, 243 अब कभी नहीं भूलोगे, ये पक्का है, अब कभी नहीं भूलोगे। इस प्रकार से याद रख लो, बस याद रखना है अपन को, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए हमें याद रखना है। अगर आपसे पूछे पहले प्रारूप में अनुच्छेद कितने थे, तो 243 थे भाई, 143 नहीं थे, 243 थे। ठीक है, अब बात करो किसकी, दूसरे की। तो दूसरे में कितने थे, 315 थे। क्या ध्यान रखोगे, 315 थे। ठीक है, बिल्कुल याद रह जाएंगे, कितने थे भाई, 315 थे दूसरे प्रारूप में। ठीक है, अब जो आगे की अपन बात करेंगे, जो आगे की अपन बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जो इसके आगे की जो बात है इस प्रारूप की, भाई इस प्रारूप के लिए क्या हुआ, इस प्रारूप के फिर 3 वाचन हुए थे। इन्होंने तो प्रारूप बना के दे दिया संविधान सभा को कि ये लो भाई, हमने तो ये संविधान का निर्माण कर दिया, अब आप इसमें देख लो कि क्या क्या है, क्या क्या गलती है, क्या हटाना है, क्या जोड़ना है। तो इस चीज के लिए बात तो हुई थी, कितनी बार, 3 वाचन हुए थे इसके लिए, 3 बार बातें हुई थी इन 315 अनुच्छेदों के लिए। ठीक है, पहली बार में तो क्या, सिर्फ पढ़ने के लिए सबको दे दिया कि एक बार सभी लोग पढ़ ले, संविधान सभा है वो पढ़ ले, एक एक कॉपी सबको दे दी, पढ़ ले। इसके बाद उन पर एक एक धारा पर बात की गई, फिर एक एक धारा को पारित किया। इस प्रकार 3 वाचन हुए, उनकी भी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, एक एक वाचन की बात करेंगे, किस प्रकार वाचन हुए थे, उनमें क्या क्या चीजें हुई थी, इनकी नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। तो आज की क्लास कैसी रही जल्दी से बताएंगे, थोड़ा अपन स्लो चल रहे हैं पर समझ में आना चाहिए भाई, सारा कुछ समझ में आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करेंगे आज की क्लास कैसी रही भाई। बिल्कुल धन्यवाद सभी का। भाई आपके समझ में तो आ रहा है ना, समझ में तो आपके आ रहा है ना भाई। बिल्कुल मनसुख लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ठीक है, बिल्कुल, तो आप दीजिए इजाजत, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।